ओके, गुड मॉर्निंग ऑल। चलिए स्टार्ट करें आपके साथ आज का सेक्शन हम लोग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कल का कोई क्वेश्चन हो आपके पास पूछने के लिए? क्वेश्चन कुछ आपको पूछने के लिए? यूनिवर्सल नथिंग, बेसिकली इसकी रेंज जो होगा बेसिकली ग्लोबल स्केल पर हिट करना, जस्ट रेंज नथिंग एल्स। तो वो एक फिनोमेना बन जाता है आजकल। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के टॉपिक अपने। ओके, डिस्कस अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, या कुछ देखते हैं हम लोग टेक्सटाइल में क्या क्या चल रहा है स्कीम। फटाफट देखते हैं हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में क्या क्या है अपडेट करने के लिए हमारे पास पूरे साल में क्या क्या हुआ। क्योंकि कल एक न्यूज़ आ गई हमारे पास। सी फोर कंट्रीज जो हैं उन्होंने डब्ल्यूटीओ में इंडिया के खिलाफ कंप्लेंट की है। सो व्हाट इज सी4 कंट्रीज नोन फॉर देयर कॉटन प्रोडक्शन, सी4 कॉटन फोर। तो कॉटन फोर कंट्री कौन कौन सी हैं और क्यों उनको कंप्लेंट है इंडिया से और क्या पूरा इशू है, ब्रीफली हम देख लें यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, सी4 कंट्री कौन कौन सी हैं? सी4 कंट्री एनीवन नोस? कॉटन फोर अफ्रीका की चार कंट्रीज है, दैट इज B2CM, बेनिन, बुर्किना फासो, चाड एंड माली। फोर कंट्रीज आर देयर नोन एज कॉटन फोर। वर्ल्ड में कॉटन फोर कहते हैं इनको हम लोग, कंबाइंड नोन एज कॉटन फोर। तो इसे स्टार्ट करते हैं इस टर्म न्यूज़ को अपना। ओके ओके, तो सी4 की हम बात करें। सी फोर दैट मीन्स बेनिन, बुर्किना फासो, C4, one is Benin, Burkina Faso, Chad and Mali. They are known as four countries of cotton four Africa. C4 अफ्रीका कहते हैं, C4 कॉटन, तो कॉटन फोर कहलाता है। इन्होंने यूएसए, चाइना, इंडिया के खिलाफ कंप्लेंट किया डब्ल्यूटीओ में, और सब्सिडीज ओवर कॉटन जो हम देते हैं हम यहाँ पर, सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं जो हम लोग, उसको बैन करने की मांग की इन्होंने यहाँ पर। तो सब्सिडी को उन्होंने कहा है कि बैन किया जाए, सब्सिडी को ख़त्म किया जाए, उनका डिमांड है यहाँ पर। सब्सिडी को कैंसिल करने की मांग की इन्होंने इंडिया, यूएसए और चाइना के खिलाफ। तो उनका कहना है कि इन देशों में पॉवर्टी बढ़ रही है इस सब्सिडी के कारण, उसको बैन किया जाए, ये इनकी डिमांड है इन देशों की, C4 कंट्रीज़ की। ठीक है, तो असली में कहा बात करते हैं टेक्सटाइल पे आजकल क्या चल रहा है पूरा। कॉटन और टेक्सटाइल की बात करें। कॉटन, इंडिया कॉटन का एक नेट एक्सपोर्टर कंट्री है। कॉटन का नेट एक्सपोर्टर, यानी कि हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, सम टाइम इम्पोर्ट भी करते हैं, बट नेट एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, ज़्यादा क्वान्टिटी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं अपने यहाँ से। फाइन, एक बार देखिए हम कुछ डेटा मैं आपको दिखाऊंगा, फिर आऊँगा टेक्सटाइल पर एक बार आपके साथ। तो हम देखते हैं बट डेटा आपके संग यहाँ पर एक। सो वी हैव कॉटन सेक्टर, कुछ डेटा मेरे पास है तो हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें इंडिया में डेटा हमारे पास क्या है। तो देश में ओवरऑल एरिया कितना हम यूज़ कर रहे हैं कॉटन में, कुछ मैं चाहूँगा पॉइंट्स में लिखते हैं स्पीड मेरा। की पॉइंट्स ओवर कॉटन प्रोडक्शन है, कॉटन डेटा लिखवा रहा हूँ मैं आपको। तो कॉटन की बात करें, नियरली हम लोग 120 लाख हेक्टेयर में कॉटन यूज़ करते हैं, कॉटन प्रोड्यूस करते हैं अपने यहाँ पर। तो 120 लाख हेक्टेयर समहाउ कांस्टेंट बना हुआ है कई सालों से, 108 से 120 के बीच में। लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है एनीवन? गुजरात कंफर्म 100%? लॉक करें? नहीं लॉक करेंगे, गलत है, क्योंकि ये स्विच होता है हमारे यहाँ पर, ये स्विचिंग रहता है हमारे, बता दूँ मैं आपको यहाँ पर। ये महाराष्ट्र एंड गुजरात में थोड़ा स्विच होता रहता है हमारे यहाँ पर। जैसे कि 2020 में महाराष्ट्र टॉप पर था, गुजरात सेकंड पर था, बट नेक्स्ट ईयर गुजरात समहाउ लीड कर गया और इस बार गुजरात थोड़ा ज़्यादा लीड कर गया। तो ये स्विच होता रहता है, तो कोई ये मैं कहूँगा 100% तो नहीं, समटाइम्स गुजरात समटाइम्स महाराष्ट्र, तो एक क्लोज फाइट रहती है। थर्ड पे तेलंगाना फिक्स है, थर्ड पे तेलंगाना फिक्स है हमारे, ओवरऑल तेलंगाना फिक्स रहता है, लेकिन महाराष्ट्र गुजरात में चलता रहता है। उनके क्रॉप, उनको इरिगेशन मिल गया उस साल, पानी ठीक आ गया तो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। ये ईयर था लालीना का, ज़्यादा पानी ज़्यादा कॉटन। यहाँ पानी कम होता गया, उनके पास अलीनो आ गया, प्रोडक्शन कम होता चला गया। सिंपल डिपेंड करते हैं वो लोग
लालीना अलीना के ऊपर, ठीक है। तो कॉटन प्रोडक्शन महाराष्ट्र में बढ़ गया, गुजरात में कम हो गया था। इसके अलावा एक फैक्टर और था यहाँ पर, यहाँ पर गुजरात में जो फार्मिंग का सेक्टर में काम करती है, कॉटन सेक्टर में जो किसान काम करते हैं वो आते हैं बिहार से, उड़ीसा से। तो कोविड काल में ये लेबर बाहर चली गई थी तो कॉटन प्रोडक्शन वैसे भी कम हो गया था यहाँ पर। अब वापस आ गई लेबर वो, तो कॉटन प्रोडक्शन दोबारा गेन कर गया, ठीक है। तो एक रीजन चलता रहता है, लेकिन टॉप 3 स्टेट है महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना फिक्स है, टोटल थर्ड पे रहता है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं आपके संग टोटल की। तो भारत में हम कॉटन सेक्टर की चर्चा कर रहे थे, तो कॉटन सेक्टर में स्टेट क्लियर हो गए। अब आते हैं हमारे यहाँ पर 3 जोन जो हम बात करते हैं। प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 पर है, कंजम्पशन में नंबर 2 पर है। प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है हम लोग, प्रोडक्शन में एरिया वाइज और क्वांटिटी वाइज दोनों में नंबर 1 पर है इंडिया। उत्पादन में हम बात करें तो एरिया वाइज भी और प्रोडक्शन भी वाइज भी, क्वांटिटी वाइज भी टॉप पर है हम लोग, लेकिन कंजम्पशन में हम लोग सेकंड पर हैं। आफ्टर चाइना हम लोग सेकंड पर हैं कंजम्पशन में। उपभोक्ता में, उपभोग में हम सेकंड नंबर पर हैं, याद रखिएगा, काम आएगा आपके लिए। प्रोडक्शन कितना होता है ओवरऑल हमारे यहाँ, ग्लोबल प्रोडक्शन का 23-24% हमारे यहाँ होता है, तो एक बड़ी बात है। हर चौथा कपड़ा, 1/4 कपड़ा हमारे यहाँ बनता है, कॉटन हमारे यहाँ बनता है, नॉट कपड़ा मैं नहीं कहूँगा, कॉटन बनता है हमारे यहाँ। तो एवरी 1/4 कॉटन या 25% ऑफ कॉटन इंडिया बनता है दुनिया का। चलिए वॉट एवर, यहाँ पर हम देखते हैं प्रोडक्शन में काफ़ी अच्छी रेंज है हमारे यहाँ पर, प्रोडक्शन में काफ़ी अच्छा काम होता है। एंड कंजम्पशन, चलिए वॉट एवर। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बात करें तो मैंने कहा नेट एक्सपोर्टर हैं हम लोग, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इम्पोर्ट कम कर रहे हैं। एक्सपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं, ठीक है, तो एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा, तो हम नेट एक्सपोर्टर हैं कॉटन के। याद रखिए हम इम्पोर्ट क्यों करते हैं कॉटन का, क्योंकि हमारे लॉन्ग स्टेपल्स, दैट मीन्स लंबा रेशा जो होता है वो प्रोड्यूस नहीं होता इंडिया में। इंडिया में मिड स्टेपल्स होते हैं या छोटे स्टेपल्स हमारे ज़्यादा होते हैं, लॉन्ग स्टेपल्स नहीं होते हैं जो अच्छे कपड़े के लिए ज़रूरी होते हैं। तो लॉन्ग स्टेपल्स को हमको इम्पोर्ट करना पड़ता है, बेसिकली इजिप्शियन कॉटन बोलते हैं उसको हम लोग। दुनिया में 4 कॉटन वैराइटीज़ होती हैं, एक इजिप्शियन, अमेरिकन और 2 वैराइटीज़ और होती हैं हमारे यहाँ। टोटल 4 वैराइटीज़ में अमेरिकन वैराइटीज़ बहुत हमारे यहाँ होती है, अमेरिकन वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। थोड़ा टेक्निकल होना चाहें अगर आप मेरे साथ तो मैं आपको टेक्निकल कर दूँ यहाँ पर। नाम मेरे पास है कुछ लाइक वन इज़ 4 स्पीसीज़ हैं जो हमारे स्पाइस में बात करते हैं जो कल्टीवेशन होता है। एक होता है, ये आप देख रहे हैं तो इसको एशियन कॉटन बोलते हैं दोनों को हम लोग, 1 और 2। ये एशियन कॉटन है बेसिकली, ये बहुत इंडिया में नॉर्मली मिलती हैं। इजिप्शियन कॉटन कम होता है हमारे यहाँ पर, इजिप्शियन कॉटन कम होता है, ये लॉन्ग स्टेपल वाला होता है, ये कम होता है। अमेरिकन स्टेपल बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत मैक्सिमम ये होता है हमारे यहाँ पर, मैक्सिमम ये होता है हमारे यहाँ। सिस्टम की बात करते हैं अमेरिकन कॉटन, तो 4 वैरायटी कॉटन्स की, 1 इज़ अमेरिकन, 1 इज़ इजिप्शियन एंड 2 एशियन। तो इंडिया में एशियन वैरायटी मिल जाएंगी ठीक ठाक आपको, जो हमारे ट्रेडिशनल फार्मर थे वो यही पैदा करते थे। बट बीटी कॉटन जब से आया है, बीटी कॉटन ये है बेसिकली, इसमें रिसर्च हुआ है, बीटी कॉटन का अमेरिका में पैदा किया, इंडिया को सप्लाई किया। तो बीटी कॉटन जो हम तैयार करते हैं वो कौन सा है बेसिकली, ये है। तो राइट आउट हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मैक्सिमम बीटी कॉटन में यूज़ करते हैं हम लोग। 95% हमारा ये हो गया इस समय, ये वाला आप बोल सकते हैं इंडिया में यूज़ कर रहे हैं। और 95% ऑफ कॉटन इंडिया का यही होता है हमारा। जी सिस्टम की बात करते हैं, ये कॉटन है 95% आपका, गॉट इट। की पॉइंट है, याद रखिए, काम आएंगे आपके लिए। तो ये हुआ आपका की पॉइंट यहाँ पर, सिस्टम अमेरिकन कॉटन है, जीएम कॉटन यही होता है आपका, फाइन। चलिए, देखा चारों का नाम लिख लिया आप लोगों ने, प्लीज़ इसको नोट डाउन करते जाइए कॉपी में कहीं ना कहीं, जो इंडेक्स के फॉर्म में काम आते जाएंगे आपके। अर्बोरियम हार्बन की बात करें यहाँ पर, बार्बाडेंस की बात करें तो बार्बाडेंस की बात करें, या फिर हम बात करें सिस्टम्स की, तो मैक्सिमम इंडिया में होता है ये प्रोडक्शन, ठीक है। चलो ओके, ये हम बात करें थोड़ा सा आपके साथ, ये हो गया हमारा प्रोडक्शन एरिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, ओके छोड़ दीजिए, हमारा टाइप का नहीं है, ओके। प्रोडक्शन में होगा हम लोग। अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर एरिया वाइज, प्रोडक्टिविटी वाइज, तो एरिया वाइज तो इंडिया ऑफ कोर्स लार्जेस्ट है, इंडिया बड़ा एरिया में है। टोटल देखें आप, टोटल एरिया देखेंगे तो जितना ग्लोबल एरिया है उसका 32,000 में से 12,000 इंडिया का है, दैट मीन्स बड़ा चंक इंडिया में है। प्रोडक्शन का 25 इंडिया में है, लेकिन प्रोडक्टिविटी में बहुत पीछे हैं, प्रोडक्टिविटी में बहुत पीछे हैं हम लोग। अगर आप देखें चाइना की प्रोडक्टिविटी देखिएगा, पर हेक्टेयर कितना किलोग्राम है, 1892, इंडिया में कितना है 808, ऑलमोस्ट चाइना से भी आधा नहीं है हमारे यहाँ पर। तो प्रोडक्टिविटी में बहुत स्कोप है हमारे यहाँ पर भी कॉटन प्रोडक्टिविटी को लेकर। तो प्रोडक्शन और बढ़ सकता है, लेकिन हमें फोकस करना होगा प्रोडक्टिविटी के ऊपर, उसके उत्पादकता के ऊपर, यील्ड पे हमें ध्यान देना होगा, काफ़ी कम है हमारे यहाँ पर, ठीक है। प्रोडक्शन की बात करें तो ग्लोबल प्रोडक्शन का ऑलमोस्ट देख रहे हैं आप, ग्लोबल प्रोडक्शन का ऑलमोस्ट 25% हमारे यहाँ होता है। ग्लोबल प्रोडक्शन 26 मिलियन मेट्रिक टन का, और हमारा प्रोडक्शन कितना है 6 मेट्रिक टन का। तो ऑफकोर्स एक 25% नियर बाय इंडिया में होता है हमारे यहाँ ग्लोबल प्रोडक्शन का, ठीक है। तो डेटा काम आएगा आपके लिए, समझ लीजिए। कंजम्पशन की बात करें, चाइना लार्जेस्ट है, सेकंड पे इंडिया है कंजम्पशन में। चलिए, ये तो कुछ सामान्य आपके लिए, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ एमएसपी मिलता ही है, चलिए वट एवर। तो कुछ की फैक्ट मैंने आपको दे दिए यहाँ पर, एक बार क्रॉस चेक कर लें फटाफट हम लोग। तो कॉटन पे कुछ की फैक्ट, 4 वेराइटीज़ हैं पहली बात तो,
बट उसमें यूएसए वैरायटी इंडिया में ज़्यादा होती है, जीएम या बीटी कॉटन यही होता है बेसिकली। कॉटन की बात करें, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इंडिया लार्जेस्ट एरिया रखता है, इन दोनों में इंडिया एक नंबर पर है। बट कंजम्पशन की बात करते हैं जब हम लोग, तो इंडिया सेकंड पर है, आफ्टर चाइना इंडिया सेकंड पर है। यील्ड हमारे यहाँ काफ़ी कम है, प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है हमारे यहाँ, कंपेयर दैन चाइना के मुकाबले 50% भी नहीं है यील्ड हमारा, किलोग्राम पर हेक्टेयर में कहते हैं यील्ड को हम लोग, बहुत कम है हमारे यहाँ यील्ड। इसके अलावा जो हमें याद करना है, कॉटन हो गया दिस एंड दैट, इसके अलावा कॉटन में हम लोग नेट एक्सपोर्टर हैं, ये की पॉइंट है अपने लिए, नेट एक्सपोर्टर हैं हम लोग कॉटन के। इसके अलावा C4 बताया मैंने आपको याद करने के लिए, अफ्रीका के 4 कंट्री, बेसिकली वेस्टर्न अफ्रीका के 4 कंट्रीज में कहूँ तो अच्छा रहेगा, चाड, माली, बुर्किना फासो एंड बेनिन, ऑल एंड 4 वेस्टर्न अफ्रीका। तो वेस्टर्न अफ्रीका के 4 कंट्रीज नोन एज C4 कंट्रीज, कॉटन बेल्ट है दुनिया का, ये बड़ा बेल्ट है, कॉटन बेल्ट है दुनिया का पूरा शॉर्ट ऑफ, ठीक है। इसके अलावा कॉटन की बात करें हम लोग, कुछ और जानना है? काफ़ी इतना, ठीक है, वॉटेवर। अच्छा, इंडिया में कुछ वैरायटीज़ होती हैं हमारे यहाँ। मैं चाहूँगा एक बार स्कैन कर दूँ आपके लिए, और यहाँ पर देखिए इंडिया में कुछ वैरायटीज़ हैं जो हम कहते हैं शॉर्ट ऑफ इंडियन वैरायटीज़ कौन कौन सी हैं, एक बार नाम याद रखिए, शायद मिल जाए एग्जाम में कभी आपको। लाइक असम, कोमिला, बंगाल देसी, ये सब क्या है, कॉटन की वैरायटीज़ हैं, जेनेटिक हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो यूज़ करते हैं अलग नामों से, तो हम लोग कहते हैं शॉर्ट स्टेबल जो इंडिया में होता है मेनली कौन सा है, छोटे वाला, असम और बंगाल का जो आता है, यानी ईस्टर्न इंडिया से जो आ रहा है हमारे यहाँ कपास, वो छोटे साइज़ का होता है, शॉर्ट स्टेबल साइज़ का होता है, लेस देन 20 mm उससे कम का होता है। मीडियम स्टेबल हमारे यहाँ पर जो मेन चलता है, हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में चलता है, महाराष्ट्र MP में चलता है, AKY, पॉइंट नहीं याद करें इसको, या जयधर बहुत कॉमन नाम है इसका, मीडियम साइज स्टेपल है हमारे यहाँ का। मीडियम लॉन्ग स्टेपल की बात करें, बहुत फेमस है J34, पूछ चुका है एग्जाम में, J34 कॉटन का टाइप है, राजस्थान में होता है, ये मीडियम स्टेपल है ये। और फिर लॉन्ग स्टेपल में कुछ लिमिटेड वैरायटी हमारे पास हैं, लाइक वी हैव शंकर और लाइक वी हैव ब्रह्मा, ये बहुत फेमस है, ब्रह्मा को बहुत जानते हैं हम लोग लॉन्ग स्टेपल के लिए, ग्लोबल इस पर डिमांड बहुत ज़्यादा होती है ब्रह्मा की, तो ब्रह्मा हम बहुत यूज़ करते हैं। ब्रह्मा एंड शंकर ये दो हैं अपने पास, लॉन्ग स्टेपल है 27 mm से थोड़ा सा ऊपर, और एक्सट्रीम लॉन्ग होते हैं 32 से ऊपर, बहुत कम है हमारे पास। सुरभि एक कुल मिलाकर, सुरभि का हम यूज़ करते हैं थोड़ा बहुत, सुरभि हमारे पास है जो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल है। तो कुछ वैराइटीज़ मिल जाए तो पहचान लीजिए एग्जाम में, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है आपको कौन कौन सी हैं, इतना डीप नहीं जाना चाहिए, जाता है तैयार रहिए क्वेश्चन, कॉटन पे क्वेश्चन आता है, क्योंकि कॉटन फार्मर्स एक बड़ा इशू है हमारे यहाँ पर, कॉटन फार्मर्स की इशूज़ भी चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्वेश्चन आ सकता है। हो पाएगा टॉपिक तैयार? चलिए, यस प्लीज़। गुजरात का ही ये गुजरात का है हमारा लॉन्ग स्टेबल, ये गुजरात में आता है। हो पाएगा बनियन ब्रह्मा? चलिए प्लीज़। कॉटन स्टेट हो गया, प्रोडक्शन स्टेट हो गए हमारे, महाराष्ट्र गुजरात टॉप पे चलते रहते हैं ये, फाइन। अब आते हैं अपने फाइट पे, आते हैं PPT पे हम लोग, टेक्सटाइल पर, ठीक है। सो C4 का इशू आया था कल, बता दिया मैंने आपको यहाँ पर, ओके। एक एक करके बात करते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें, टेक्सटाइल में क्या क्या चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉटन हो गया, सेकंड वी हैव PM मित्रा स्कीम, PM मित्र या PM मित्रा स्कीम। PM मित्र पूरा नाम इसका आप जानते हैं, बड़ा टेक्सटाइल पार्क बन रहे हैं देश में ये, सो वी हैव सम टेक्सटाइल पार्क्स इंडिया, लाइक वी हैव PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल, तो ये एक पूरा स्कीम अपने आप में, PM मित्रा स्कीम नाम है इसका। इसमें इस साल क्या हुआ अपडेट वो सुन लीजिए, स्कीम चल रही 2020-21 से चल रही है, कोरोना काल से स्टार्ट किया गया था। इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, 7 स्टेट डिक्लेयर कर दिए जहाँ जहाँ बनने हैं PM मित्र पार्क। तो 7 लोकेशन मार्च 2023 में जारी की थी, हमारे काम का इस एग्जाम रहेगा, 7 लोकेशन ऑफ इंडिया जहाँ बन रहे हैं पार्क के, और क्या है पार्क बता दूँ आपको मैं, तो PM बोलते हैं हमारे यहाँ पर कोट एंड कोट 4F की बात करेंगे एक बार आपके साथ। सो 5F विजन जो हमारा होता है, 5F, फ्रॉम फार्म टू फैक्ट्री टू फाइबर टू फैशन टू फॉरेन, दैट मीन्स फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैशन, या फाइबर टू फैशन फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन, जो 5 कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर आते हैं, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। तो 5F कॉन्सेप्ट है जो PM मित्रा का, कि क्लस्टर है बेसिकली, सब कुछ एक ही जगह हो जाएगा, वहाँ पर आप कॉटन आएगा, वहाँ पर उसका फाइबर बनना है,
वहाँ पर उसका कपड़ा बनना है, देन उसकी डिज़ाइनिंग होनी है, फैशन डिज़ाइनर डिज़ाइन करेगा तो उसके बाद, और वो एक्सपोर्ट हो जाएगा उसके बाद। तो पांचों चीज़ एक ही जगह, इंटीग्रेटेड पार्क होगा शॉर्ट ऑफ ये, तो नाम ही है इंटीग्रेटेड पार्क इसका। तो बेसिकली 70,000 खर्च कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, काफ़ी बड़ा निवेश कर रहे हैं हम लोग। 100% FDI अप्रूव किया गया है। आपके पीटी में काम का PM मित्र जोड़ा है किसके साथ? टेक्सटाइल के साथ। कौन से 7 स्टेट या 7 सिटीज़ हैं जहाँ बन रहे हैं PM मित्र पार्क, ठीक है। तो वो हम देखते हैं आपके साथ कौन कौन से पार्क बन रहे हैं कहाँ कहाँ। तो ये आपके साथ लोकेशन आइडेंटिफाई किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मार्च 2023 में। नाम एक बार देख लीजिएगा, हिंदी में लिखिए लेकिन हो जाएगा नाम आपका, नाम ही है। वी हैव लखनऊ, धार, नवसारी, अमरावती महाराष्ट्र, कलबुर्गी, वारंगल एंड विरुद्धनगर। तो 7 लोकेशंस आर देयर। एक बार नोट डाउन कर लीजिए फटाफट स्पीड में आप लोग। 7 लोकेशंस आर देयर, कौन कौन सी हैं? वी हैव लखनऊ इन यूपी, धार इन MP, नवसारी in Gujarat, another one is Amravati in Maharashtra, one is Kalburgi, Kalburgi in Karnataka, तो कर्नाटका में इस कलबुर्गी, वारंगल इन तेलंगाना में है, और लास्ट वन इज विरुद्धनगर इन तमिलनाडु, विरुद्धनगर इन तमिलनाडु। 7 डिस्ट्रिक्ट जो बनेंगे, यहाँ बनेंगे पार्क आपके ये। तो 7 राज्यों के 7 पार्क लॉन्च किया गया था 17 मार्च को, अपडेट है ये। तो 7 पार्क स्टैब्लिश कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कुछ बन चुके हैं, ऑलमोस्ट बन जाएंगे कुछ दिनों में। यहाँ पर अल्टीमेट गोल है 5F विजन को पूरा करना। हो पाएगा PM मित्रा? PM मित्रा स्कीम 7 पार्क लखनऊ, धार, नवसारी, कलबुर्गी से लेकर वारंगल, अमरावती और विरुद्धनगर में। सो ये हम बना रहे हैं यहाँ पर 7 राज्य बन रहे हैं, 7 राज्य PM मित्रा पार्क। इसमें कॉन्सेप्ट क्या सुन लीजिए 2 लाइन के अंदर। इसमें स्टेट गवर्नमेंट लैंड प्रोवाइड करेंगी, ठीक है, और जो वहाँ फैक्ट्रीज लगेंगी, अलग फैक्ट्री लगनी है, कि कोई फाइबर बनाएगा, कोई फैशन का काम करेगा, कोई एक्सपोर्ट का काम करेगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंसेंटिव देगी लगाने के लिए। तो स्टेट गवर्नमेंट को लैंड डिलीवर करनी है और फंडिंग मिलेगी आपको फैक्ट्री लगाने के लिए फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसमें इंसेंटिव देगी, सब्सिडी देगी वो आपको यहाँ पर। तो एक शॉर्ट ऑफ स्कीम अपने यहाँ पर, यहाँ पर लैंड पार्सल ऑफ एटलीस्ट 1000 एकड़ ये देना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट मदद करेगी फॉर फाइनेंसिंग इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री, तो मदद करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके लिए। चलिए यहाँ पर 1000 एकड़ का लैंड देना पड़ेगा यहाँ पर PM मित्र पार्क, ठीक है। तो 5F का कॉन्सेप्ट आप बता दिए मैंने आपको सारा ये। तो यहाँ पर इसमें कुछ खास नहीं चीज़ें, वॉइस कट रही है। चलो चेक, हाँ उसमें आ रहा है, ऑडियो दिख रहा है मुझे यहाँ तो आ रहा है अभी, बट आई डोंट नो पूरा क्यों नहीं आ रहा है वहाँ पर, देखते हैं एक बार। अभी तो क्लियर आ रहा है, क्लियर हो गया होगा, शायद कुछ होगा इशू। चलो चेक करते हैं मे बी, प्लीज़ सॉरी। ऑनलाइन अगर क्लास प्रॉपर ना मिला तो रिकॉर्डिंग देख लेना यार, मतलब ना आई डोंट नो, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा अभी, चलने दो क्लास, रिकॉर्डिंग हो जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, बिल्कुल पैनिक मत लो, दोबारा कर लेंगे नहीं हुआ तो, ठीक है। मतलब क्योंकि बैच एक और चल रहा है ना पैरेलल में, मेरा एक बैच और चल रहा है, तो सेम बैच सेम पढ़ाना है शाम में जाके मुझे, तो उनको वो वाला क्लास दे दूंगा आपको, ठीक है, नहीं मिला तो, ठीक है। ओके, वेयर वी आर मित्रा, क्लियर भी है मित्रा हमको? ओके ये हमारा हो गया। चलिए, सो अनदर स्कीम नोन PLI स्कीम, PLI इन टेक्सटाइल, अनदर वन इज PLI इन टेक्सटाइल, PLI इन टेक्सटाइल। ओके लिसन, इसमें क्या है PLI इन टेक्सटाइल में,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मार्च 2020 यानी कि जब कोरोना आया था जिस साल मार्च 2020 में, उस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएलआई स्कीम लॉन्च किया था। बहुत काम का पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करिए, आप प्रोडक्शन ज़्यादा कीजिए और गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देगी। यदि एक सर्टन पैरामीटर के ऊपर आपका प्रोडक्शन हो गया, सर्टन पैरामीटर के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको यहाँ पर इंसेंटिव देगी, टैक्स रिलीफ देगी, कई प्रकार के इंसेंटिव, इंटरेस्ट सब्वेशन मिल जाएंगे आपको, ब्याज कम हो जाएगा आपके लिए, वॉटेवर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देगी गवर्नमेंट आपके लिए, आपको एक प्रकार सॉर्ट ऑफ इंसेंटिव मिलेंगे। पीएलआई में अब तक कितने सेक्टर आ चुके हैं हमारे पास? 14 सेक्टर, 1/4 सेक्टर आ चुके हैं पीएलआई में राइट नाउ हमारे पास। 14 सेक्टर से नॉलेज होना चाहिए कौन कौन सेक्टर काम कर रहे हैं पीएलआई में, आपको पहला काम तो ठीक है वो नॉलेज होना चाहिए। पीएलआई की बात करते हैं आपके साथ। तो एक बार पीएलआई पे आ जाऊँ बहुत थोड़ा समय। ओके, वी हैव पीएलआई अपडेट, पीएलआई। ओके, लिसन केयरफुली। पीएलआई के 14 सेक्टर कौन कौन से हैं तो एक बार नोटिस कर लीजिए यहाँ पर। मैं चाहूँगा याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। और ख़ास बात क्या है, जो 14 सेक्टर्स हैं उसके लिए कंसर्निंग मिनिस्ट्री अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं। लाइक मैं कहूँ एडवांस केमिकल बैटरीज एक सेक्टर है, उसको कौन सा मिनिस्ट्री डील कर रहा है वो क्वेश्चन आ सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल किस सेक्टर को डील कर रहा है, क्वेश्चन बन सकता है। तो डिफरेंट 14 सेक्टर्स, कंसर्निंग मिनिस्ट्रीज, नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है वो नहीं पूछेगा आपसे, वो गवर्नमेंट ने एक अच्छा प्लान किया है यहाँ पर, काफ़ी सक्सेसफुल स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये। तो क्विकली देख लें हम लोग कौन कौन से सेक्टर आपको दिख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। वी हैव 14 सेक्टर्स इन पीएलआई राइट नाउ, लाइक वी हैव मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, क्रिटिकल की और ड्रग इंटरम जो एपीआई बोलते हैं हम लोग, एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एपीआई सेक्टर। सो वी हैव एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एपीआई। थर्ड वन इज मेडिकल डिवाइस, लिख रहे हैं क्या आप लोग स्पीड में? ओके, लिखेंगे क्विकली ना। फर्स्ट वन इज मोबाइल कंपोनेंट, सेकेंड एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, थर्ड वन इज मेडिकल डिवाइस, स्टेन्स आदि बनते हैं मेडिकल डिवाइस। नंबर 4 ऑटोमोबाइल, नंबर 4 ऑटोमोबाइल। नंबर 5 फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, दवाएं। नंबर 5 जब ड्रग्स, एपीआई अलग है, डिवाइस अलग है, ड्रग्स अलग है, अलग तीन चीज़ें हैं। एपीआई अलग कॉन्सेप्ट है, मेडिकल डिवाइस, मेडिकल की कंपोनेंट वो अलग हैं, ड्रग्स अलग चीज़ हैं। तो ड्रग्स बनाएंगे इंडिया में। नंबर 5, नंबर 6 स्टील, नंबर 6 स्टील, नंबर 7 टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, नंबर 7 टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, नंबर 8 इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, नंबर 8 इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स लाइक लैपटॉप एंड अदर थिंग्स, मोबाइल नहीं है ये, इलेक्ट्रॉनिक है ये। नंबर 9 वाइट गुड्स, नंबर 9 वाइट गुड्स लाइक एसीज, एलईडीज एटसेट्रा। नंबर 9 वाइट गुड्स, लग्जरी गुड्स और वाइट गुड्स नोन एज एसी, एलईडीज। नंबर 10 फूड प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स। नंबर 11 टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स स्पेशली टेक्निकल टेक्सटाइल एंड मैन मेड फाइबर। नंबर 10 जो भी आप लिख रहे हैं, नंबर जो भी है आपका नंबर 11 टेक्सटाइल सेक्टर, थोड़ा ध्यान रखिएगा। टेक्सटाइल सेक्टर कंपोनेंट 2 पार्ट, वन इज टेक्निकल टेक्सटाइल एंड एमएमएफ मैन मेड फाइबर लाइक सिंथेटिक नाइलॉन, दैट पार्ट होगा इसका। तो टेक्निकल टेक्सटाइल एंड एमएमएफ यानी कि मैन मेड फाइबर, ठीक है, वो पार्ट होगा आपका। एंड वी हैव अनदर पार्ट नंबर 12 सोलर पीवी मॉड्यूल्स, सोलर पीवी मॉड्यूल्स। नंबर 13 एडवांस केमिस्ट्री सेल, एडवांस केमिस्ट्री सेल एसीसी। नंबर 13 एडवांस केमिस्ट्री सेल एंड 14 ड्रोन एंड ड्रोन पार्ट्स, नंबर 14 ड्रोन एंड ड्रोन पार्ट्स। क्लियर है ये क्वेश्चन बन सकता है। 3 साल पूरे हो गए, 4 साल पूरे हो गए स्कीम को। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें 3 स्कीम लॉन्च की थी, फिर बाद में इसमें 10 स्कीम और लॉन्च की, फिर लास्ट ईयर बैट में एक और जोड़ दिया इसके अंदर ड्रोन को भी। तो नाउ 14 पार्ट्स हमारे पास हैं पीएलआई के। डिफरेंट मिनिस्ट्री मदद कर रही हैं इसमें हमारी, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हमारे पास हैं राइट नाउ। हम देखें यहाँ पर अगर लाइक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं केवल आपको, लाइक एसीसी बैटरी वाला मिनिस्ट्री कौन सा है? नीति आयोग एंड हैवी इंडस्ट्री। अब ये थोड़ा सा मुश्किल आएगा कल्पना करनी, कैसे पकड़ेगा यार, मतलब एसीसी कहाँ और कहाँ नीति आयोग, बाकी मिनिस्ट्री मिल जाएंगी आपको, इसलिए 2-3 मिनिस्ट्री जो कंफ्यूज कर सकती हैं, लाइक एसीसी एडवांस केमिस्ट्री सेल, हैवी इंडस्ट्री के साथ प्लस नीति आयोग, ये इसको डील कर रहा है इस डिपार्टमेंट को।
इलेक्ट्रॉनिक में इसलिए ईजी होगा, इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री है। बाकी सी है, जहाँ भी थोड़ा कन्फ्यूजन बता रहा हूँ केवल मैं आपको, बाकी लाइन ईजी लाइन पर है। एडवांस केमिस्ट्री सेल जो है डील कर रहा है नीति आयोग एज वेल एज हैवी इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक दिख रहा है, ऑटोमोबाइल हैवी इंडस्ट्री देखते हैं तो मुश्किल नहीं ऑटोमोबाइल को। फार्मास्यूटिकल देखेगा डिपार्टमेंट, फार्मास्यूटिकल इशू नहीं है। टेलीकॉम को टेलीकॉम देखेगा, टेक्सटाइल को टेक्सटाइल देखेगा, फूड को फूड प्रोसेसिंग देख लेगा, हमारे यहाँ को मुश्किल नहीं है। सोलर पीवी को देखेगा, याद रखिएगा रिन्यूएबल एनर्जी, ये थोड़ा सा क्योंकि इंडस्ट्री भी है अपने आप में, ऐसा ना हो एमएसएमई आ जाए वहाँ पर या आपको हैवी इंडस्ट्री दे दे वहाँ पर कंफ्यूज हो जाए। तो सोलर पीवी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, थोड़ा याद रखिएगा। वाइट गुड्स डीआईपीपीटी, डीपीआईआईटी आपका, डीपीआईआईटी यू नो अबाउट डीपीआईआईटी, किस मिनिस्ट्री में आता है डीपीआईआईटी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो वाइट गुड्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देख रहा है सीधे इसको, अब वाइट गुड्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, तो आप समझ सकते हो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए एग्जाम में आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स दिखेगा आपका सॉर्ट ऑफ वाइट गुड्स को, और स्टील तो ऑफकोर्स स्टील मिनिस्ट्री दिखेगा, हो पाएगा ये। बाकी जो आपके फार्मास्यूटिकल्स हैं, मेडिकल डिवाइस हैं, वो सब जाएंगे आपके फार्मा सेक्टर के अंदर, हो पाएगा। यहाँ पर ड्रोन्स आपका आएगा एविएशन में, ड्रोन्स आएगा आपका एविएशन में, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन देखिएगा ड्रोन्स को आपके। फाइन, आगे बढ़े, चलिए। ये कुछ सेक्टर्स हैं, इसको आपको याद करना है। ओके, वी हैव पीएलआई स्कीम। पीएलआई पे कुछ अपडेट मेरे पास है, वो सुन लीजिए। कुछ दिन पहले का अपडेट हमारे पास है, पीआईबी का जैन 2024 का अपडेट है यहाँ पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मुताबिक ना नियरली वी हैव कितना इन्वेस्टमेंट हो गया अब तक यहाँ पर, 3.2 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट कर चुके हैं हम लोग ऑलमोस्ट। इसमें 8.6 लाख करोड़ का प्रोडक्शन हो रहा है, नियरली 6 लाख जॉब क्रिएट कर रहा है। एक अच्छा डेटा है अपने आप में, पॉजिटिव डेटा कह सकते हैं अपने आप में। तो पीएलआई पे क्वेश्चन बनना चाहिए, डेटा बहुत मैसिव आ गया है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, इंसेंटिव मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि यूपी से क्वेश्चन ले ले आपसे। तो प्रोडक्शन सेल्स बढ़ी है हमारे यहाँ पर 8 लाख करोड़ के आसपास, बड़ा मार्केट है अपने आप में ये। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर, पीएलआई एक्सपोर्ट हो रहा है, इसमें से 8 में से 3 पॉइंट तो एक्सपोर्ट ही हो गया हमारे यहाँ पर, ये बड़ा चंक एक्सपोर्ट हो रहा है, देश के बाहर चीज़ें बन रही हैं। और टोटल इन्वेस्टमेंट जो हो चुका है वो हो चुका है कितना, नियरली 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अब तक हो चुका है। तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, जॉब क्रिएट हो रहा है, यही गोल थे पीएलआई के, और पीएलआई एक सक्सेसफुल स्कीम मानी जा रही है। लेकिन क्या पीएलआई 14 के एक्सटेंड कर रहे हैं? नहीं, गवर्नमेंट ने कहा एक्सटेंड नहीं करेंगे इसको हम लोग, अब ये 14 सेक्टर ही इसमें रहेंगे। तो ये थोड़ा याद रखिए, 14 सेक्टर पूछ सकता है आपसे। हो पाएगा टॉपिक तैयार, पीएलआई को लेकर काफ़ी क्रिटिसाइज सॉल्व कर रही है, तो उसका डेटा दे दिया आपको वहाँ पर, डेटा से वो काम कर सकता है, ठीक है। सो वी हैव डिफरेंट स्कीम्स आइडिया। चलिए बाहर आते हैं इससे हम लोग। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, लाइक मोबाइल फ़ोन की बात करें तो मोबाइल फ़ोन में एफडीआई बढ़ गया ऑलमोस्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पर 125% का एक्सपोर्ट बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया है 125% मोबाइल। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूसर बन गया आज की डेट में। तो उसके बीच ऑफकोर्स 4 साल पहले पीएलआई लॉन्च किया था, सक्सेस दिख रहा है हमको उसका सामने, व्हाटएवर। आगे आते हैं, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर आपके साथ। हम बात करें टेक्सटाइल की बात कर रहे थे, उस पर लौट किया जाए। तो पीएलआई स्कीम इन टेक्सटाइल, पीएलआई स्कीम इन टेक्सटाइल तो किस सेक्टर के लिए आई है ये? एमएमएफ एंड टेक्निकल टेक्सटाइल, दो चीज़ें हैं, मैनमेड फाइबर एंड टेक्निकल टेक्सटाइल। व्हाट इज टेक्निकल टेक्सटाइल? कल बात कर रहे थे हम लोग, कंटिन्यू करते हैं उस डिस्कशन को, ठीक है। ओके, व्हाट इज पीएलआई हो गया, पीएलआई बता दिया मैंने आपको यहाँ पर। पीएलआई के बाद अपना जो है टेक्निकल टेक्सटाइल की बात करते हैं। तो टेक्निकल टेक्सटाइल क्या है वो समझिएगा। अब मैंने कल भी कहा था आपसे, नॉट ओवर एस्थेटिक्स बट नोन फॉर देयर फंक्शनलिटी। तो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसका। लाइक वी हैव 12 सेक्टर्स जहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किया है टेक्निकल टेक्सटाइल को, 12 सेक्टर्स। तो 12 सेक्टर्स कौन कौन से एक बार देख लें हम लोग यहाँ पर, शायद फोटो मेरे पास होगा एक, 12 सेक्टर्स 12 सेक्टर्स, ओके, 12 सेक्टर्स आते हैं। तो कौन कौन सेक्टर्स आप देख सकते हैं एक बार हमें, लाइक एग्रोटेक। एग्रोटेक में हमारे जो फार्मर्स जो पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, कई बार पहनना पड़ता है उनको कॉस्ट्यूम, एग्रीकल्चर में जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं या वो ग्राउंड में लगा रहे हैं, वॉट एवर, एनी टेक्सटाइल यूज इन एग्रीकल्चर नोन एज एग्रोटेक। अब हो सकता है वो फॉरेस्ट्री में यूज़ कर रहे हों, एनिमल कीपिंग में, अब बी फार्मर्स होते हैं हमारे यहाँ, वो स्पेशल मास्क पहनते हैं, वो भी एक प्रकार से ड्रेस है उनका, या वो एनिमल रियरिंग करते हैं, उनको पहनने पड़ते हैं कुछ ड्रेस वहाँ पर। तो सब किस में आएंगे आपके एग्रो फॉरेस्ट्री में। लाइक बिल्टेक, बिल्डिंग बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हमारे यहाँ पर हैं, उनका एक टेक्नोलॉजी है। लाइक क्लोटेक, गारमेंट्स एंड शूज़ बनते हैं। जियोटेक, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, माइनिंग करते हैं हमारे मजदूर जाकर, वो अलग ड्रेस पहनते हैं, उनके यूनिफॉर्म, उनके सेफ्टी गियर्स होते हैं, वो आ जाएगा। बहुत सारे सेक्टर्स में आइडेंटिफाई किए हैं, लाइक मेडिसिन की बात करें या मोबाइल टेक की बात करें, या फिर हम लोग पैकिंग की बात करें, पैकिंग में आजकल बहुत यूज़ करते हैं वो टेक्सटाइल का, या फिर हम बात करें आप कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन,
प्रोटेक्शन की बात करें, प्रोटेक्शन दैट मीन्स आप जो प्रोटेक्टिव गियर पहनते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं, वो सब किसका पार्ट है? वो भी एक प्रकार से टेक्निकल टेक्सटाइल का पार्ट है। तो 12 सेक्टर आइडेंटिफाई किए हमने टेक्निकल टेक्सटाइल में, याद रखिएगा, ये सब याद करना आवश्यक नहीं है, बट 12 सेक्टर्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जहां पर हमको प्रमोशन करना है, अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं टेक्निकल टेक्सटाइल के। ठीक है, क्लियर बात सुनिएगा। मिशन लॉन्च किया था 2020 में हम लोगों ने, ये टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, नेशनल मिशन ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल, ये हमने लॉन्च किया है 2020 में, चलेगा 26 तक मिशन है, 26 तक का मिशन है ये, पहले 24 तक एक्सटेंड कर दिया 26 तक, तो 26 तक चलने वाला NTTM, नेशनल टेक्नोलॉजी नेशनल मिशन फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल, ये चलेगा। 4 गोल, 1400 करोड़, 4 कंपोनेंट। क्या है 4 कंपोनेंट इसके, वो थोड़ा याद करेंगे। 4 कंपोनेंट क्या है, उस पर आता हूँ एक बार आपके साथ। यहाँ तक ओके, 4 कंपोनेंट क्या है, लिसन केयरफुली। फर्स्ट है यहाँ पर फोकस ऑन R&D, 4 कंपोनेंट। फर्स्ट फोकस ऑन R&D, सेकेंड कंपोनेंट मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट अभी लोग यूज़ नहीं करते हैं, हम यूज़ करना सिखाएं उनको कि यार यूज़ करना चाहिए आपको, इसका फ़ायदा ये होगा, इसका फ़ायदा ये होगा, लोगों को अवेयर करें, तो मार्केट डेवलप होगा अपने आप में। अब सीट बेल्ट लगाएं या आप हेलमेट पहने या सेफ्टी गियर्स पहने, तो लोग अवेयर होंगे इस बारे में। कंस्ट्रक्शन वर्कर हमारे यहाँ ऐसे काम कर रहे हैं, उनको अवेयर किया जाए भैया कि सेफ्टी होगी आपकी, आप पहनते हैं गियर्स को, तो मार्केट क्रिएट करना है हमको यहाँ पर। थर्ड वन इज़ एक्सपोर्ट, प्रमोशन में एक्सपोर्ट करना है हमको यहाँ पर, एक्सपोर्ट बढ़ाने देश के बाहर। एंड फोर्थ वन इज़ स्किल डेवलपमेंट। 4 कंपोनेंट है हमारे इस पूरे प्रोग्राम के, NMTT के, नेशनल मिशन ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल के, R&D, मार्केट जनरेशन, एक्सपोर्ट, स्किल डेवलपमेंट। 4 कंपोनेंट, नियरली 1400 करोड़ रुपीज़ खर्च करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन नेक्स्ट 6 ईयर्स में, जिससे हम लोग ये चारों गोल अचीव कर पाएंगे। हो पाएगा ये? तो चारों गोल अचीव करने के लिए नियरली 1400 करोड़ रुपीज़ सरकार खर्च कर रही है यहाँ पर। ठीक है, तो 6 साल का मिशन हो गया ये, तो नियरली गवर्नमेंट खर्च कर रही है इसमें 1400 करोड़ रुपीज़ टेक्निकल टेक्सटाइल में, तो 1400 करोड़ रुपीज़ खर्च कर रहे हैं इसके अंदर हम लोग यहाँ पर। ठीक है, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, ये मिशन चल रहा है ऑलरेडी, काफ़ी अच्छा काम हो रहा है इसमें। इस साल अपडेट कुछ इस पर नथिंग, नया नहीं चल रहा है ऑलरेडी मिशन, ये बस एक्सटेंड 24 तक था, अब एक्सटेंड कर दिया इसको इस साल 26 तक हमने। चलिए, 4 कंपोनेंट याद रहेगा हमको, 12 सेक्टर, 4 कंपोनेंट, 1400 करोड़ रुपीज़ फॉर नेक्स्ट 20 अप बाय 2026 बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है, पार्ट PLI का पार्ट भी वैसे तो ये। ठीक है, चलिए वी हैव, आगे बढ़ते हैं आपके साथ। कस्तूरी कॉटन, कस्तूरी कॉटन, देखिए कॉटन पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ ऑल्टरनेट ईयर क्वेश्चन बनता है। लास्ट बना था क्या, नेशनल हैंडलूम डे कब आया था? लास्ट ईयर, उसके पहले आया था? नहीं, क्वेश्चन कब आया था हैंडलूम डे पर? 23 में आया था ना, आ सकता है फिर तो लगातार चला में। एक ऑल्टरनेट ईयर क्वेश्चन आता है इसका टेक्सटाइल का। पहले 8 पूछा था उसने 19 में आपसे, 8 की बात हुई थी। उसके पहले उसने बात की थी टैक्स प्रो इंडिया की, टेक्निकल जो काउंसिल, उसकी बात हुई थी 17 में, 17, 19, 23 में देखा मैंने क्वेश्चन ये, इसके पहले एक बार आ चुका है बीच में। तो ऑल्टरनेट ईयर या रैंडमली ईयर देता है क्वेश्चन, वो देना ही है उसको। टेक्निकल टेक्सटाइल पे क्वेश्चन आना ही है आपके लिए, बड़ा सेक्टर है इंडिया के, बड़ा फार्मिंग कम्युनिटी जुड़ी है इसके साथ, क्वेश्चन बनता है यहाँ पर एक। ओके, वी हैव NDTM हो गया हमारे पास। कहाँ थे हम लोग? कस्तूरी कॉटन की बात अभी रुकिए, कस्तूरी कॉटन कहाँ गया यार, ये रहा कस्तूरी कॉटन। इंडियन कॉटन को ब्रांड किया गया है कस्तूरी कॉटन, ग्लोबल मार्केट में डिमांड प्रमोट करेंगे कस्तूरी कॉटन ब्रांड। कस्तूरी कॉटन मतलब दैट मीन्स ब्रांड फ्रॉम इंडिया, कॉटन फ्रॉम इंडिया, तो एज अ ब्रांडिंग करेंगे हम लोग अपने कॉटन की कस्तूरी कॉटन के रूप में, तो मार्किंग होगी हमारे, क्वालिटी हम मेंशन कर पाएंगे यहाँ पर। तो कस्तूरी ब्रांडिंग हमारा शॉर्ट ऑफ क्या है, ये कस्तूरी ब्रांडिंग को हमने सेलेक्ट किया यहाँ पर, कस्तूरी एज अ ब्रांड हमने नाम रखा है अपना। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल प्रमोट करेगा कस्तूरी ब्रांड को। कस्तूरी ब्रांड दैट मीन्स कॉटन फ्रॉम इंडिया और टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया। इसमें क्या एक चीज़ और है यहाँ पर, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, साइंस का यूज़ किया हम लोगों ने। वी नो अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन। तो क्योंकि अब फार्मर इंडिया में प्रोड्यूस कर रहा है, क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहा है वो, ये क्वालिटी मेंटेन रखे, तो जो कंज्यूमर है उसको ब्लॉकचेन में जोड़ा गया है कि आप जब बाय कर रहे हैं तो QR कोड स्कैन कीजिए और चेक कर सकते हैं पूरा ब्लॉकचेन कि कहाँ प्रोड्यूस हुआ है ये इंडिया में, कहाँ से कहाँ फैक्ट्री में इसको फाइबर बनाया गया, कहाँ इसका क्लॉथ बना, कहाँ डिज़ाइनिंग हुई, कहाँ आपको मिल रहा है ये, आप पूरी चेन को आप चेक कर सकते हैं, जिससे ब्रांड ट्रस्ट बन रहे हैं। कस्तूरी ब्रांड बोल रहे हैं, कस्तूरी ऐसा ना हो कि वो बनता हो लोकल मार्केट के अंदर, ऐसा ना हो, क्वालिटी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बोलते हैं दार्जिलिंग चाय, तो आइए ना दार्जिलिंग से कम दिल्ली के सदर बाजार की चाय तो ना हो कम से कम,
दैट मीन्स अ लॉट। तो यहाँ पर कस्तूरी ब्रांड की इमेज क्वालिटी बनी रहे, उसके लिए ज़रूरी है ट्रैक कर पाए वो खरीदने वाला। आपको याद हो इस साल 26 जनवरी को जो हमारे परेड था, उसमें जो दर्शक बैठते हैं, जो पब्लिक बैठती है, उसके पीछे उन्होंने बड़ा अच्छा लगाया था, डिजाइनिंग क्लोथ लगाए थे। आपको शायद नहीं ध्यान दिया आप लोगों ने, मैं समय कहा था, अपना क्लास ले रहा था वो, कि बहुत काम का है ये। वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, डिफरेंट जो हमारे क्लोथिंग पैटर्न्स हैं, साड़ियाँ जो मिलती हैं इंडिया में अलग प्रकार की, जो पर्दे मिलते हैं, उनको टांगा था वहाँ पर दर्शकों के जस्ट पीछे, और हर किसी में क्यूआर कोड लगा हुआ था। आप उसको जान सकते हैं उसकी क्वालिटी क्या है, कहाँ पर मिलता है, ये क्यूआर कोड स्कैन करके उस कपड़े का पूरा हिस्ट्री, उसका पूरा ब्लॉकचेन से, कि कहाँ प्रोड्यूस हुआ, कहाँ फैक्ट्री में गया, कहाँ से कहाँ आया। और ब्लॉकचेन का फायदा यही है कि ऑथेंटिकेशन होता है ब्लॉकचेन से। तो भारत ने कस्तूरी ब्रांड का एक ब्लॉकचेन मैनुअल तैयार कर दिया है। आप हर कपड़े को चेक कर सकते हैं कि इसकी ब्रांडिंग कहाँ चालू हुआ ये और कहाँ बिक रहा है ये। तो ट्रस्टेबिलिटी पैदा होगी, और इससे शोकेस किया था इस बार 26 जनवरी को हमने पूरा कर्तव्य पथ पर, अपने पूरे कर्तव्य पथ पर हमने पीछे लगाया, दर्शकों के पीछे पूरे कपड़े लगे हुए थे वहाँ पर जो वो कस्तूरी ब्रांड के थे, और उसको आप स्कैन कर सकते थे क्यूआर कोड से उसके। ठीक है, सो याद रखिए कस्तूरी ब्रांडिंग कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें ब्लॉकचेन तकनीक का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का रियल टाइम यूज़ हो रहा है यहाँ पर ये, तो काफ़ी सही बनेगा अपने आप में। तो इसमें क्या होगा, ऑफकोर्स ये तो जो भी होगा वो आप जोड़ सकते हैं यहाँ पर। तो कॉटन इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा, इंडियन कॉटन की डिमांड और बढ़ेगी यहाँ पर, इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड और बढ़ेगी। क्लियर कस्तूरी। वन मोर थिंग, हमने एक ऐप तैयार किया है, कॉटन अलाई ऐप, कॉटन अलाई या कॉटन अलाई, कॉटन अलाई। तो कॉटन अलाई ऐप तैयार किया है फॉर न्यूज़ अपग्रेडेशन ऑफ कॉटन, क्या अपडेट हो रहा है न्यूज़ सेक्टर में, क्या चल रहा है कॉटन में, नया क्या आ रहा है, जो भी अपडेट होगा कॉटन के बारे में वहाँ पर एक पोर्टल मिल जाएगा आपको। तो न्यूज़ रिगार्डिंग कॉटन सेक्टर, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया है ये कॉट अलाई। ठीक है, तो कॉट अलाई एक ऐप तैयार किया है न्यूज़ रिगार्डिंग कॉटन सेक्टर, मिल जाएंगी सारी आपको। इसको डेवलप किया है सीसीआई, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डेवलप किया इसको सीसीआई, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया इस ऐप को। ये देखिए, जैसे सीसीआई लाइक एफसीआई फॉर फूड, लाइक जेसीआई फॉर जूट, लाइक सीसीआई। तो सीसीआई वही संस्था है। इससे मान लो अगर एमएसपी तय किया कॉटन का, नहीं मिल रहा मंडी में उसको एमएसपी, तो आगे कहाँ बेच सकता है वो, सीसीआई को। तो सीसीआई इंपॉर्टेंट बॉडी अपने आप में फॉर एमएसपी प्रोक्योरमेंट फॉर कॉटन फार्मर्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसने तैयार किया एक ऐप कॉट अलाई, जिससे मालूम पड़ेगा किसानों को प्राइस क्या चल रहा है मंडी का, कॉटन कब खरीद रहा है, सीसीआई कब खरीद रहा है, वो कब कहाँ खरीद सकता है। तो सारी न्यूज़ मिलेगी हमारे फार्मर्स को रिगार्डिंग दैट यहाँ पर। तो उसके पास 430 प्रोक्योरमेंट सेंटर्स हैं, जैसे गोदाम होते हैं ना एफसीआई के पास खरीदने के सेंटर्स, इसके पास 430 सेंटर्स हैं जहाँ बाय करता है कॉटन्स को फ्रॉम फार्मर्स। तो कहाँ पर हैं आप, कहाँ जा सकते हैं, कितने का मिलेगा प्राइस आपको, सब आएगा उसके अंदर न्यूज़। हो पाएगा टॉपिक कॉट अलाई बाय सीसीआई अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो ये दो छोटे ब्रांड हो गए आपके संग, कस्तूरी ब्रांड, ओके, कस्तूरी कॉटन। ओके, वन मोर थिंग, हमने एक कस्तूरी कॉटन भारत ऐप भी वेबसाइट लॉन्च की है, कस्तूरी कॉटन भारत बाय तीन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व, 4 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है इसके अंदर, तीन मिनिस्ट्री ने मिलकर लॉन्च किया है कस्तूरी कॉटन भारत वेबसाइट, कस्तूरी कॉटन भारत वेबसाइट। 3 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हो गई इसके अंदर, टेक्सटाइल, कॉटन, सीसीआई एज वेल एज, माफ कीजिएगा सॉरी इधर, टेक्सटाइल, कॉमर्स मिनिस्ट्री एज वेल एज कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो 3 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हैं, टेक्सटाइल प्लस कंज्यूमर अफेयर्स और प्लस कॉमर्स मिनिस्ट्री। तो 3 मिनिस्ट्री का जॉइंट प्रोजेक्ट है ये कस्तूरी कॉटन भारत। हो पाएगा। तो इसमें ट्रेड बॉडीज़ भी आ गई, क्योंकि ट्रेड बॉडीज़ भी हैं, कंज्यूमर का इंटरेस्ट भी है इसके अंदर, वो जो खरीद रहा है वो ठीक खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा, तो क्यूआर कोड स्कैन कर सके वो। और मिनिस्ट्री डेवलप कर रही है, चीज़ तैयार कर रही है, तीनों शामिल हो गए, टेक्सटाइल, कंज्यूमर, कॉमर्स। मूव फर्दर, आगे बढ़े, चलिए। ओके, ऑनलाइन ऑडियो क्लियर है आप? यस सर, थैंक यू। कस्तूरी कॉटन, ATUFS अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, ATUFS ATUFS, ATUFS की बात करें, अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, संशोधित तकनीक उन्नयन निधि योजना, संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना, ATUFS। शॉर्ट ऑफ क्या है, एक होता है हैंडलूम, एक होता है पावरलूम, सेम है, कपड़ा बनता है। हैंडलूम बाय
हैंडमेड, जहाँ पर आप चरखा चलाएंगे या अपने हाथ से बनाएंगे। पावर लूम बाय मशीन, तो ये जो अपग्रेडेशन करना है उसके लिए फंडिंग चाहिए आपको, तभी कपड़ा ज़्यादा बनेगा। तो फंडिंग, अगर टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करना है, फंडिंग चाहिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग देती है आपको, इंसेंटिव देती है, सब्सिडी देती है। क्लियर हमको? अंडर द अटफ स्कीम। तो फ्रॉम हैंडलूम टू पावरलूम कन्वर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडीज एज वेल एज सस्ते लोन दे रही है, इंसेंटिव दे रही है अंडर द अटफ स्कीम, जिससे आप अपग्रेड कर पाएँ अपने सिस्टम को। वन लाइन जोड़ लीजिएगा, समझ कहीं भी लिख लीजिए इसको। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नियरली 15% इंसेंटिव देती है, जो भी अपग्रेड करना है आपको, जो भी खर्चा आपका प्रोजेक्ट का है, तो अप टू 30 करोड़ रुपये ले लीजिए, 15% ऑफ प्रोजेक्ट ले लीजिए, जो भी खर्चा होने वाला है आपका। तो सरकार बहुत सस्ती कीमत पे आपको दे रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुल मिला के वन लाइन, अटफ स्कीम, ये पूछ चुका है यूपीएससी पहले इसको, अटफ्स फॉर अपग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी इन टेक्सटाइल सेक्टर, ओनली फॉर टेक्निकल, ओनली फॉर टेक्सटाइल सेक्टर है केवल स्कीम ना, अटफ्स केवल और केवल ये स्कीम चलती है टेक्सटाइल सेक्टर में। तो टफ्स स्कीम की बात करें, इसका नाम था टफ्स, TUFS, सब पूछा था यूपीएससी ने, अब इसका नाम हो गया अटफ्स, अमेंडेड हो गई है, थोड़ा सा चेंज कर दिया, इंसेंटिव बढ़ा दी गवर्नमेंट ने पावर लूम करने के लिए। हो पाएगा आगे बढ़े। तो बेसिक फंडिंग किसको मिलती है, ये MSME को मेनली फंडिंग उनको मिलती है, लेकिन नॉन MSME को भी मिल जाती है, लाइक 11% कोई मिल रही है। सो आप कह सकते हैं छोटी कोई मिल सकती है, बड़ी कंपनियों, बड़ी कंपनी मिल सकती है। यहाँ पर छोटा हैंडलूम है कोई, या कोई बड़ा कुछ बना रहा है प्रोजेक्ट, उसको मिल जाएगा इसमें। ओके, अटफ्स हो गया अपना ये, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं करना है, ये छोड़ दीजिए, 100% FTI वॉट एवर। ओके, नेक्स्ट इज समर्थ स्कीम। समर्थ नथिंग एल्स, स्किल डेवलपमेंट इन टेक्सटाइल सेक्टर, स्किल डेवलपमेंट टेक्सटाइल, समर्थ स्कीम स्किल डेवलपमेंट इन टेक्सटाइल सेक्टर, skills of the workforce, to enhance the skill of the workforce in textile sector, enhance the skill of workforce in textile sector known as समर्थ स्कीम। ठीक है, तो स्कीम चल रही है बस 1 महीने और आपके लिए, मार्च 24 तक के लिए, तो बस खत्म होने वाली है, मतलब चर्चा आ सकती है फिर आपके लिए, इसको एक्सटेंड भी नहीं किया गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो स्किल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम जो कपड़ा बना रहे हैं क्वालिटी अच्छी बनाएं, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए हमारे फार्मर्स की, हमारे टेक्सटाइल प्रोडक्शन की, और ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे हम लोग, तो अल्टीमेटली सबको फायदा होगा। तो स्किल डेवलपमेंट बेसिकली इन टेक्सटाइल नोन एज समर्थ स्कीम। अच्छा, याद रखिए समर्थ में 2-3 प्रोग्राम चल रहे हैं इंडिया में, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एक समर्थ तो ये चल रहा है, एक समर्थ और चल रहा है हमारे यहाँ पर, लाइक जो फ्लिपकार्ट वाले हैं उन्होंने टाइप किया गवर्नमेंट के साथ, जो फ्लिपकार्ट पर जो छोटे प्रोडक्ट आते हैं ना, जो MSME वहाँ प्रोडक्ट रख रहे हैं अपने, उनको ट्रेनिंग देना कि वो लोग अपने प्रोडक्ट को अच्छे ढंग से बना सकें, रख सकें, मार्केटिंग कर सकें, MSME ऑनलाइन मार्केटिंग बेहतर कर सके, फ्लिपकार्ट का यूज़ ढंग से कर सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्लिपकार्ट के हाथ में लाया, लॉन्च किया वहाँ पर समर्थ स्कीम चल रही है, समर्थ उनकी चल रही है, 2-3 समर्थ चलती है हमारे यहाँ। सो एक समर्थ चलती है हमारे यहाँ हैवी इंडस्ट्री में, जो व्हीकल्स बनते हैं, हैवी व्हीकल्स बनते हैं, उसके लिए चल रही है, उनकी टेस्टिंग लिए चलती है समर्थ स्कीम। तो अभी जो समर्थ की बात कर रहा हूँ, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल फॉर एनहेंस द स्किल डेवलपमेंट ऑफ योर वर्कर्स। आगे बढ़ेंगे, वन लाइन, फाइन, मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। ओके, PM साहब ने लॉन्च के बाद काम का है ये, भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष, 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 वस्त्र एवं शिल्प कोष। ठीक है, लिसन केयरफुली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT है, वहाँ पर एक डेटाबेस किया गया है तैयार कि इंडिया का ट्रेडिशनल टेक्सटाइल कौन कौन से थे, शिल्प कोश हमारे कौन कौन से वस्त्र रहे हैं एशियन टाइम से अब तक, उनकी रिपोजिटरी है इंडिया में, कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं इस समय, कौन सा आर्ट है हमारे यहाँ पर, कौन कौन से आर्ट के कपड़े बनते हैं हमारे यहाँ, सब कुछ एक जगह पर मिलेगा आपको शिल्प कोश में यहाँ पर। ठीक है, सो इसको PM साहब ने लॉन्च किया था कुछ दिनों पहले, हैंडलूम डे के दिन। तो हैंडलूम डे होता है हमारा 7 अगस्त को, जानते हैं, तो क्वेश्चन आ चुका। तो 7 अगस्त तो हैंडलूम डे था, उस दिन लॉन्च किया था PM सर ने इंडियन टेक्सटाइल एंड क्राफ्ट रिपोजिटरी पोर्टल, और नोन एज, इसको नाम दिया गया था भारत वस्त्र एवं शिल्प कोश। तो ये पोर्टल लॉन्च किया भारत, एक डेटा तैयार किया है बाय NIFT। ठीक है, तो उसको मैनेज कौन करेगा, NIFT लॉन्च करेगा। ठीक है, वन लाइन सुन लीजिए, तो डेवलप किया गया NIFT डेवलप करेगा इसको, और ये बेसिकली क्या होगा, द रिच हेरिटेज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, उसका डेटाबेस होगा, क्या क्या हमने बनाया है आज तक, क्या क्या हमारे पास कौन कौन से स्टेट में क्या क्या होता है, लोकल गांव में क्या होता है, किसी स्टेट में क्या होता है, सब कुछ सिंगल जगह मिलेगा आपको। टेक्सटाइल हेरिटेज सर्विंग अ हब फॉर नॉलेज, रिसर्च एंड एक्सेस टू इंडियाज ट्रेडिशनल
क्राफ्ट्स। तो यहाँ पर एक जगह पर रहेगा सारा शेल्फ हमारा, सारा ट्रेडिशनल हमारा नॉलेज जो जुड़ा है टेक्सटाइल से हमारा हो पाएगा। डेटाबेस है शॉर्ट ऑफ एक प्रकार से, इंडिया का ट्रेडिशनल डेटाबेस फॉर इंडियाज रिसर्च पर्पस के लिए एक्सेस करने के लिए आप एक्सेस कर सकते हैं इस पोर्टल को। बाय NIFT इसको तैयार किया गया है। हो पाएगा टॉपिक तैयार। NIFT कहाँ पर है, कल बात हुई थी गांधीनगर में, चलो ठीक है वॉट एवर। तो तैयार किया गया, इसको लॉन्च किया गया हैंडलूम डे के दिन। हैंडलूम डे पे क्वेश्चन आ चुका है, मैं दोबारा नहीं चर्चा करूँगा इस पर। NIFT ने तैयार किया है इसको, ठीक है। तो NIFT ने तैयार किया है आपका भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोश। ओके, वी हैव अनदर स्कीम, कॉटन सेक्टर बता दिया मैंने, कॉटन सेक्टर हमारा हो गया पूरा, ठीक है। कॉटन सेक्टर हमारा हो गया यहाँ पर। इसके बाद जूट की हम बात कर चुके हैं कल, कल हो गया जूट का ना, तो जूट मुझे नहीं करना है। C4 बताया मैंने आपको तई, C4 ये न्यूज़ आज की न्यूज़ है, ये न्यूज़ आज ही आई है अपने पास, कल ही आई थी यहाँ पर मेरे पास। अफ्रीकन कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कॉल संडे फॉर WTO टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू कॉटन ट्रेड डिस्टॉर्शन। तो इंडिया क्रिएट डिस्टॉर्शन अकॉर्डिंग टू देम, ये कह रहे भैया इंडिया डिस्टॉर्शन करता है, मुश्किल है हमारे लिए। तो लाइक इनका कहना है कौन कौन से कंट्रीज हैं इसमें, बेनिन, बुर्किना फासो, माली एंड चाड, नोन एज कॉल्ड C4 कंट्रीज और कॉटन C4। फाओ कहता है इनको कॉटन C4 और C4 कंट्रीज जस्ट। इनका कहना है कि इंडिया, अमेरिका, चाइना जो हैं ये बहुत सब्सिडी दे रहे हैं अपने यहाँ पर, जिससे इंडिया असर पड़ता है हमारे ऊपर। हो पाएगा टॉपिक तैयार। तो हम बात कर चुके हैं, तो भी न्यूज़ आया कल परसों में, अब WTO मीटिंग चालू हो गई है, वहाँ कंप्लेंट की उन्होंने हमारी, देखते हैं क्या होता है फर्दर। ट्रेड डिस्टॉर्शन का आरोप लगाया इंडिया पर। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्सटाइल में सब्सिडी कहाँ देती है, कहाँ मिलती है सब्सिडी हमारे यहाँ पर, किस पॉइंट पे मिलती है सब्सिडी, शिकायत कर रहे हैं लोग। तो कॉटन फार्मर्स को फ्री इरिगेशन, कई बार तो सस्ता बीज देते हैं, फर्टिलाइजर सस्ते दे रहे हैं, तो पूरा सब्सिडी जो फार्मर्स को मिलती है वो तो है ही है। फिर आप टफ स्कीम दे रहे हैं, यहाँ पर सब्सिडी दे रहे हैं, आप इंसेंटिव दे रहे हैं उनको टेक्सटाइल तैयार करने के लिए। तो निश्चित तौर पे शिकायत करी उन्होंने कि इंडिया की सब्सिडी जो है डिस्टॉर्ट कर रही है ट्रेड को यहाँ पर। चलिए वॉट एवर, चलते हैं हम लोग आगे यहाँ से। सिल्क सेक्टर, हेड बनाएंगे सिल्क, रेशम की बात करें, सिल्क की बात करें। ओके, इंडिया में कौन कौन सिल्क होते हैं, 5 सिल्क होते हैं, पढ़ा है मैंने कहीं, कौन कौन से 5 सिल्क होते हैं, आखिरी बात तो ज़रूरी पहले ये है। सिल्क के 5 वैरायटीज़ होती हैं। अच्छा, सिल्क आता कहाँ से है, मतलब यार रेशम क्रॉप होती है, फसल होती है, कीड़ा होता है, कीड़ा होता है एक, ठीक है, वार्म होता है एक, ठीक है। तो सिल्क का भी कीड़ा होता है, उससे निकलता है सिल्क ना। सिल्क को ज़मीन पैदा नहीं करते ना आप, मतलब वो मतलब आपको लगे सिल्क मतलब पैदा हो रहा है तो कुछ भी है, तो सिल्क का एक वार्म होता है, उससे निकलता है सिल्क अपना, वॉट एवर। हम उसकी बात करें यहाँ पर, तो इंडिया में 5 प्रकार के सिल्क हैं, सिल्क मिलते हैं हमको, 5 टाइप सिल्क मिलते हैं। लाइक फेमस है, बहुत फेमस है मलबरी सिल्क, मूंगा सिल्क, एरी सिल्क, एक छत आपके झारखंड से आते हैं, 5 सिल्क मिलेंगे मुझे यहाँ पर, देखेंगे अगर हम देखें कुछ 5 सिल्क की बात मैं करूँ आपसे। समर्थ कहाँ से आ गया ये, सुनील शेट्टी कमेटी कहाँ से आ गई यार, ये कहाँ से आ गया सिल्क। ओके, पुराना मैप है लेकिन चल जाएगा हमारा काम इससे, बहुत पुराना नहीं है। लाइक इंडिया में हम बात करें सिल्क, ये जो बेल्ट है, आप ग्रीन आपको बेल्ट दिख रहा है, वो है मलबरी सिल्क का बेल्ट। मेजरली प्रोड्यूस इन पेनिनसुलर इंडिया मलबरी सिल्क, बट समवेयर इन नॉर्थ इंडिया मिल जाएगा मलबरी सिल्क आपको। कश्मीरी सिल्क भी मलबरी सिल्क होता है। तो इंडिया का मेजर बेल्ट जो है मलबरी सिल्क का है। उसके बाद जो आपको येलो बेल्ट दिख रहा है वो है टसर सिल्क। टसर झारखंड में संथाल में जाएंगे एरिया में आप, वहाँ मिलेगा सिल्क, ट्राइबल बेल्ट का सिल्क होता है, वो होता है टसर सिल्क। टसर होता है, ये है मलबरी सिल्क आपका, मलबरी सिल्क, टसर सिल्क। ये पिंक वाला आपको दिख रहा है, ये होता है फेमस आपका ओक सिल्क, बहुत फेमस होता है ओक, आपका मेघालय असम में मिलेगा थोड़ा बहुत आपको, ये यहाँ मिलता है आपको ये जो तराई बेल्ट है यहाँ मिलता है ओक सिल्क, फेमस है ओक सिल्क काफ़ी। इसका मूंगा सिल्क आपको मैं यहाँ पर, मूंगा सिल्क ये असम का बेल्ट, ये मूंगा सिल्क ही मिलता है दुनिया में, इंडिया में मूंगा सिल्क, मूंगा सिल्क। और बचा आपका कौन सा, एरी, ये उड़ीसा में कुछ जनजाति में एरी सिल्क, ये मिल जाएगा यहाँ पर आपको लोअर असम में, एरी सिल्क हो पाएगा ये। तो सिल्क बेल्ट ऑफ इंडिया, नोटिस करें कुछ मेजर पार्ट देखें, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में सिल्क ऑलमोस्ट नहीं है, सदर्न पार्ट में काफ़ी है, रिच है, मलबरी सिल्क है यहाँ पर, और इस साइड में ईस्टर्न इंडिया साइड में हमारे पास टसर सिल्क है। तो मेजर एरिया मलबरी एंड टसर का है, उसका बाकी सिल्क है एरी, मूंगा एंड ओक की बात करें। याद कर पाएंगे इसमें, आपको देख पाएंगे मोटा मोटा हम लोग, ये नहीं पूछा डेटा वाइज नहीं जाएगा वो स्टेट वाइज, लेकिन कहाँ पर हो रहा है सिल्क वो पूछ सकता है, एक बार देखें हम लोग। तो मेन बेल्ट है आपका यहाँ पर साउथ का बेल्ट और ईस्टर्न या ट्राइबल बेल्ट जो है इंडिया का, दंडकारण्य एंड उसके आसपास का इलाका नॉन फॉर टसर, छत्तीसगढ़ का बेल्ट, झारखंड का बेल्ट, जो आपके ये
ये जो बेल्ट है छत्तीसगढ़ और झारखंड का बेल्ट और बिहार का सदन का इलाका, नोन एज टसर सिल्क। आगे बढ़े, ठीक है। अब इंडिया में सिल्क की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सिल्क को प्रमोट करने की स्कीम चल रही है S3 समग्र सिल्क स्कीम या समग्र सिल्क योजना। समग्र सिल्क, कंप्रहेंसिव सिल्क बोल सकते हैं, लेकिन इसका नाम जो है हमारे यहाँ पर, उसका नाम है समग्र सिल्क। ओके, ये रहा सिल्क समग्र या स्कीम फॉर सिल्क समग्र, और समग्र दैट मीन्स कंप्रहेंसिव, तो हिंदी में नाम है, लेकिन सिल्क समग्र मतलब कंप्रहेंसिव समग्र की बात हो रही है यहाँ पर, सिल्क समग्र, ठीक है। तो ये हमने लॉन्च किया स्कीम यहाँ पर, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल देखती है इसको यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, सिल्क समग्र, प्रोडक्शन बढ़ाना सिल्क का, एम्प्लॉयमेंट या स्किल डेवलपमेंट करना सिल्क में, जो कि फार्मर जो जुड़े हैं इसके साथ उनकी इनकम को रेस करना, प्रोडक्टिविटी को रेस करना, अच्छी टेक्नोलॉजी देना उनको, प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करना, सारा काम होगा इसके अंदर आपका, टू मेक इंडिया आत्मनिर्भर इन प्रोडक्शन ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेड वाटरलाइन सिल्क की बात करें यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं हमें तैयार करना है इंडियन सिल्क को ब्रांड तैयार करना है यहाँ पर, ठीक है। ऑफकोर्स इंडियन सिल्क का ब्रांड था एक समय, आज भी सिल्क का ब्रांड है इंडिया में, लेकिन बांग्ला सिल्क हमसे आगे चला गया काफ़ी हद तक, बंगाल का मलमल या बंगाल का रेशम काफ़ी आगे जा चुका है हमसे, लेकिन हम लोग कॉम्पिट कर रहे हैं हमारे ब्रांड को रिस्टेब्लिश करने का। असम का सिल्क बहुत फेमस है, ऐसे असम में जाएंगे, या टसर सिल्क बहुत दुनिया फेमस है अपने यहाँ, मलबरी सिल्क की बहुत मांग होती है दुनिया भर में, मलबरी सिल्क की हमारे यहाँ से। चलिए, लेकिन चाइनीज़ सिल्क का अभी भी कोई जवाब नहीं, चाइना बहुत आगे है हमसे सिल्क में। इंडिया द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क नेक्स्ट टू चाइना, और 32% सिल्क हमारे यहाँ पैदा होता है, दुनिया का 32% सिल्क हमारे यहाँ होता है, और हमसे ज़्यादा चाइना में होता है ऑफकोर्स। तो चाइना टॉप कंट्री है सिल्क प्रोडक्शन में, इंडिया सेकंड पर है with 32% of global production. India is in the second position after China. Got it? Clear है? ओके, सिल्क की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, समग्र सिल्क स्कीम या S3 स्कीम, ये हो गया अपना आर्काइव हो गया, ठीक है। नेचुरल फाइबर्स दिस एंड दैट, इसमें हो गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्कीम पर। वन वूल सेक्टर, नथिंग एल्स, वूल सेक्टर में कुछ खास नहीं है, वूल सेक्टर में कुछ खास नहीं है। वूल सेक्टर में स्कीम चल रही है, नाम याद कर लीजिएगा, वूल सेक्टर की स्कीम, बस एक छोटी स्कीम है हमारे पास। इंटीग्रेटेड वूल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नथिंग एल्स, कुछ खास नहीं है। जैसे सिल्क के लिए समग्र सिल्क है ना, उसी टाइप का है बस IW के लिए, तो वही नाम भी है वैसे, समग्र वूल की बात करें तो वही नाम है यहाँ पर, IWDP, इंटीग्रेटेड वूल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम चल रहा है हमारे यहाँ, ये चलेगा आपका 26 तक चलेगा, ये 26 तक चलने वाला, बाय 2026 तक चलने वाला है ये। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% फंडिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जितनी भी स्कीम देखी ना आपने पीछे अब तक, ये और सिल्क वाली और ये दोनों 100% फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है 100% फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ये। चलिए ओके, मूव करते हैं हम लोग, यहाँ से आगे बढ़े। अदरवाइज भारत टैक्स, भारत टैक्स चल रहा है भी ना, आज ही चालू हुआ है भारत टैक्स, आज की न्यूज़ में आया होगा शायद, भारत टैक्स चालू हो गया। भारत टैक्स, भारत टैक्स और इंडिया टैक्स बोलते हैं हम लोग, भारत टैक्स बोल लीजिए, भारत टैक्स 2024 और नोन एज इंडिया टैक्स 2024। तो ये शॉर्ट ऑफ है कि ग्लोबल टेक्सटाइल मेगा इवेंट है अपने आप में ये। तो हमारे अल्टीमेट गोल है टेक्सटाइल सेक्टर को थोड़ा सा ब्रांड देना, एक्सपोर्ट प्रमोशन देना, कहाँ पर हम मार्केट बना सकते हैं, कहाँ बेच सकते हैं। तो एक स्टेक होल्डर्स का मीटिंग है, जो एक्सपोर्टर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, या जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, उनका एक मीटिंग है, ये इवेंट है अपने आप में, नई दिल्ली में हो रहा है ये, मिनिस्टर टेक्सटाइल करा रहा है, 26-29 तक चल रहा है ये भारत टैक्स। तो भारत टैक्स टेक्सटाइल सेक्टर में प्रमोशन के लिए बेसिकली, ठीक है। तो भारत मंडपम में हो रहा है वो उसका काम, वॉटेवर नई दिल्ली में चलेगा ये। तो इंडिया टैक्स हो पाएगा ये। तो इंडिया में जो हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं, जो एक्सपोर्ट करती हैं टेक्सटाइल का, वूलन का, सिल्क का, उन सब का एक कंबाइंड मीटिंग होने वाला है दिल्ली के अंदर। तो भारत टैक्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, 3-4 न्यूज़ रहेगी, देखते हैं कुछ डिक्लेरेशन निकल के आए बाहर, तो आपका हो सकता है 3-4 दिन चलेगा, फिर उसका घोषणा पत्र जारी कर दें, दिल्ली डिक्लेरेशन या कॉटन डिक्लेरेशन जारी कर दें, वो कुछ नज़र रखिएगा उसके ऊपर, ठीक है। चलिए, तो भारत मंडपम में होगा ये पूरा काम, अभी प्लान चल रहा है भारत टैक्स का। दैट्स इट, आई थिंक दैट्स इट, खत्म हो गया ये, इस पर बचा नहीं है अब। ओके, लास्ट स्लाइड, ओके लास्ट स्लाइड था ये, हो पाएगा पूरा टेक्सटाइल हमारा रिवाइज हो गया क्विकली। क्वेश्चन इस पे निकलता है, ऑल्टरनेट ईयर क्वेश्चन आता है, जैसे जिस साल टेक्सटाइल पे नहीं आया उस सिल्क पे आ गया एक बार क्वेश्चन, मलबरी सिल्क पे क्वेश्चन आया था, बीच में एक गैप हुआ था जो, उस साल टेक्सटाइल बना के सिल्क पे क्वेश्चन आ गया था।
तो ध्यान रखिए क्वेश्चन बनते रहते हैं इसके ऊपर आपके लिए, एग्जाम पॉइंट से काम का है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ये रूप में है क्या, इसके बारे में कुछ अलग से नहीं दिया शायद, टेक्सटाइल ना अलग से नहीं है चैप्टर, इसमें अलग से नहीं है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल होगा तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इसके इंडस्ट्री के अंदर ही होगा, फाइनेंस कॉर्पोरेट कॉमर्स इंडस्ट्री 266, अलग से नहीं है टेक्सटाइल इसके अंदर, तो जो भी होगा वो यहीं पर होगा इंडस्ट्री के अंदर। ग्लास इंडस्ट्री मत पढ़िएगा, इससे वो मतलब नहीं है, ये नहीं दिया इसके अंदर, छोड़ दीजिए, इसमें नहीं है टेक्सटाइल। चलिए बाहर आते हैं, हम लोग अपनी बात कर रहे थे कल, उस पर कंटिन्यू करते हैं। पीएलआई अपडेट, कॉटन सेक्टर कॉटन। अच्छा मैं कल बात कर टॉय इंडस्ट्री की ना आपसे, तो मैंने कहा था इंडिजीनियस टॉयज कौन कौन से कहाँ होते हैं बता दूंगा आपको मैं। तो एक फटाफट ही देख लीजिए, मेरे पास कुछ है आपके लिए, इंडिया टॉय स्टोरी। इंडिया में इंडियन टॉय कहाँ कहाँ होते हैं, कौन कौन से स्टेट में हो रहे हैं, एक बार फटाफट देख लेते हैं हम लोग, कुछ काम आएंगे आपके लिए। सो मैं चाहूँगा 2-3 के एटलीस्ट नाम लिख लीजिए, काम आएंगे। सो मैं चाहूँगा लिखते जाएं फटाफट। कर्नाटका में चन्नापटना, कर्नाटका में चन्नापटना लोकेशन है ये, और इसी के नाम पे टॉयज भी हैं ये, फेमस, बहुत वर्ल्ड फेमस है चन्नापटना, बहुत ही वर्ल्ड फेमस है। पीएम साहब मन की बात में भी कह चुके हैं इसको, चन्नापटना का नाम ले चुके हैं मन की बात में, वो फेमस है काफ़ी। चन्नापटना कहाँ पर है, कर्नाटका में, ठीक है। इसके अलावा मैं चाहूँगा एक बार रुकिएगा, ढोकरा मेटल, ढोकरा मेटल बस्तर में होती है, ये बहुत ही क्लासिक है ये, ढोकरा मेटल बस्तर में बनाते हैं, मेटल का बनता है ये, टॉयज लगता है, टॉयज नहीं होते बेसिकली, कि एक शो पीस टाइप के होते हैं ये, टॉयज कहना थोड़ा गलत होगा अपने आप में, लेकिन बच्चे खेलते रहते हैं वहाँ पर इससे। तो ढोकरा मेटल कास्टिंग है, एक प्रकार से मेटल को डालने का तरीका है, एक प्रकार से इसको सांचे में डालने का तरीका, शॉर्ट ऑफ एक कास्टिंग मॉडल कास्टिंग है। तो ये ढोकरा कास्टिंग बस्तर में होती है, बहुत काम की है ये, नॉलेज रखिए इसके बारे में, छत्तीसगढ़ का है। ओके, इसके अलावा हमारे काम का एक यहाँ पर महाराष्ट्र में सावंतवादी, महाराष्ट्र में टाइप ऑफ टॉय सावंतवादी, चर्चा रह सकती है इस पर। इसके अलावा आदिवासी गुड़िया छोड़ दीजिए, बेटुलनट छोड़ दीजिए, निर्मल टॉयज़ तेलंगाना के, ठीक है। आंध्रा लिखा, कहीं आंध्रा का नाम नहीं आया, आंध्रा इसमें ऊपर होगा शायद, आंध्रा ओके नहीं है, ओके चलिए यहाँ दिखा दूँ मैं आपको, फेमस यहाँ का बम्बई, तंजौर बम्बई, तंजौर से आता है, तंजौर बम्बई बहुत फेमस है ये, तंजौर बम्बई। हरियाणा में कुछ खास, बाबूश का डॉल, कुछ खास नहीं इसमें, कुछ याद करने के लिए नहीं। चंडीगढ़ में कुछ खास नहीं हमारे पास। हिमाचल में वुडन टॉयज़, उत्तराखंड में वुडन टॉयज़, वेस्ट बंगाल में टेराकोटा क्ले दिस एंड दैट, बटिक बैम्बू मास्क, ये कुछ खास नहीं है। जम्मू कश्मीर वॉलनट, पेपर मशीन, नेचर, उड़ीसा में, झारखंड में टॉय आर्करी, केरल में ओके, केरल में कथकली डांस डॉल्स, ठीक हैं इसमें, हाँ ये हंडवाई रहा, इसको देख लेते हैं। पंजाब का अपना गुग्गू, बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होते हैं घुग्गू पंजाब के, बच्चे बहुत खेलते हैं वहाँ पर पंजाब में घुग्गू कैरेक्टर से। तो घुग्गू, लट्टू, ये हंडवानी बहुत यूज़ करते हैं पंजाब में साइड में काफ़ी, ठीक है ओके। इसमें चन्नापट्टनम थोड़ा याद रखिएगा, और ढोकरा बहुत क्लासिक है, पूछ सकता है, पीएम साहब दोनों का नाम ले चुके हैं अपनी मन की बात में, ढोकरा इन बस्तर, चन्नापट्टनम इन कर्नाटका, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। ओके इसके अलावा टॉय इंडस्ट्री की बात मैं करूँ यहाँ पर, टॉय इंडस्ट्री में, अच्छा टॉय इंडस्ट्री का ना मतलब एक लिंक हम करते हैं पपेट इंडस्ट्री के साथ। तो 2 मिनट की मैं आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, छोटा सा टॉपिक बाहर ले जा रहा हूँ, ट्रेडिशनल टॉपिक को कराऊंगा आपको मैं। आप जानते हैं पपेट से हम बात करते हैं, कठपुतली, ठीक है। कितने टाइप्स की होती हैं, पढ़ा होगा आपने आर्ट एंड कल्चर में, टाइप्स ऑफ पपेट्स आर्ट इन इंडिया, पढ़ा है नहीं पढ़ा भी, ब्रीफ कर दूँ जल्दी से, 2 मिनट दीजिएगा। आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, बात करते हैं आपके साथ। सो पपेट्स की हम बात करते हैं तो इंडिया में 4 टाइप पपेट्स होती हैं हमारे पास, कठपुतलियाँ 4 प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार का आर्ट है इंडिया में ये। जैसे कि पपेट्स की हम बात करें तो कि सीधा ये टॉयज जुड़ती है पपेट्स के साथ जाकर। तो पपेट इंडस्ट्री में एक होता है आपका स्ट्रिंग पपेट्स, जिसमें आप धागे से बांधकर उसको डॉल को करते हैं, तो स्ट्रिंग पपेट्स होता है एक, धागा बांधकर हम लोग करते हैं, इसमें स्ट्रिंग पपेट्स कहते हैं एक को हम लोग। एक होती हैं ग्लव्स पपेट्स, हाथ में पहन लेते हैं ग्लव्स के रूप में उसको, लाइक आप जाएंगे यूपी में अगर तो गुलाबो सिताबो दिखाते हैं वहाँ पर वो लोग, 2 लोग डायलॉग करते हैं गुलाबो सिताबो टाइप का वो, तो वो कल्चर वो क्या पपेट्स का है वो, आप कुछ कह रहे हैं नहीं देखा है, तो वो अब तक ग्लव्स कहते हैं उसको हम लोग, जी पपेट्स बोलते हैं, ग्लव्स पपेट्स, दस्ताना शॉर्ट ऑफ बोलते हैं, ग्लव्स पपेट्स या जी पपेट्स, तो वो एक पपेट्स का टाइप हमारे यहाँ पर।
एक होता है शैडो पपेट्स, छाया। आप जाएंगे उड़ीसा में ना, बहुत ही शानदार दिखता है वह रावण छाया, अल्टीमेट है। मतलब यार वो, मतलब वो एक एनिमल की वो लेते हैं, फाल लेते हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट टाइप की होती है। आजकल वो यूज़ नहीं करता, आजकल क्लोथ यूज़ करते हैं। वो पीछे उसमें सैंड डाल देंगे और लाइट मारते हैं पीछे से। अल्टीमेट क्लासिक है, रावण छाया होता है, उड़ीसा का फेमस है। तो वो होता है हमारा शैडो पपेट्स, शैडो पपेट्स। एंड फोर्थ वन इज रॉड। आप देखिए पपेट के अंदर एक डंडा लगा होता है वहाँ पर, तो डंडे को ला के पपेट को ऊपर नीचे कर सकते हैं कई जगह पर। तो जैसे कठपुतली में भी आमतौर पर कई बार देखेंगे आप होता है, तो होता है रॉड पपेट्स, या छड़ होती है उसके अंदर, रॉड पपेट्स कहते हैं उसको हम लोग, रॉड पपेट्स। तो इंडिया में चारों चीज़ जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो टॉयज़ हैं वहाँ पर कौन सा पपेट आर्ट है। जैसे कठपुतली, विनोद कठपुतली क्या है, स्ट्रिंग है, कहाँ चलता है, राजस्थान में। ओके, रावण छाया शैडो पपेट है, कहाँ चलती है, उड़ीसा में। ठीक है, बोमलता, बोमलता आप चलता है आपका बोमलता आंध्रा और तमिलनाडु दोनों चलता है बोमलता आपका। ये होता है आपका दिस वन, नहीं रॉड नहीं, बोमलता एक्चुअली, बोमलता क्या है ना, पपेट शो को कहते हैं वो लोग। तो पपेट शो इन जनरली वहाँ होते हैं आपके रॉड पपेट होते हैं, तो वो जनरली बोलते हैं बोमलता उसको। ठीक है, या फिर आप जाएंगे कहीं पर, कहाँ देखेंगे, कुंथई, गोपिला कुंथई, गोपिला कुंथई उड़ीसा में होता है ये, और वो एक प्रकार का स्ट्रिंग पपेट है आपके लिए, गोपिला कुंथई कहते हैं वहाँ पर। तो अलग नाम उनके हैं, तो उसके नाम की लिस्ट दे दूंगा, प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा कौन सा पेट आर्ट कहाँ होता है। कई बार टॉयज उसी के नाम पर होते हैं। अब कठपुतली, कठपुतली कहा जाएगा उसको, टॉयज की फॉर्म में कह लीजिए या उसको पपेट की फॉर्म में कह लीजिए, है वो टॉयज ही बेसिकली। तो कई जगह होता क्या हमारे यहाँ, नाम स्टेट के मैं लिख दूंगा, स्टेट के नाम, उसके सामने कौन सा वहाँ पर पपेट होता है, किस टाइप का है इन चार में से वो। ट्रेडिशनल नॉलेज में बुक में होगा वैसे आपकी, देखेंगे तो मिल जाएगा आपको, लेकिन नहीं हो तो मैं दे दूंगा आपको, पढ़ने में बहुत काम आता है, टॉयज पे काम आता है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आगे बढ़े हम लोग यहाँ से, चलिए। अभी रिसेंट न्यूज़ आई थी हमारे पास पीछे, केरल में क्या किया गया है, केरल में होता है कथकली टॉयज़ होते हैं वहाँ पर, अभी देखा था पीछे में कथकली टॉयज़, उनको एआई से लिंक कर दिया गया है। मतलब एआई सॉफ्टवेयर लगा दिया गया है, मतलब वो खुद डांस करेंगे, उनको मालूम है कब उसको स्टॉप होना है, कब उसको प्ले करना है अपने आप को। तो बड़ा बड़ा ही शानदार बनाया उन्होंने, एआई स्टेबल का कथकली टॉयज़। कथकली गुड़िया आ गई वहाँ पर, जो कथकली करती हैं आपके एआई की म्यूज़िक पर। एआई उसको वो कहेगा कौन सा गाना गाना है आपको, मेल वॉइस चाहिए, फीमेल वॉइस में चाहिए आपको, तो वैसा वॉइस चालू करेगा, उस पर डांस कैसा करना है वो, आप स्टोरी बता दी स्टोरी कौन सी है, वैसा डांस करना चालू कर देगा वो। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप अभी वो प्री डिफाइंड नहीं है कुछ, आप सॉफ्टवेयर बताएगा अच्छा मुझे रामायण का ये कैरेक्टर चाहिए, तो वैसा वो डांस, वो डायलॉग बोलना चालू कर देंगे। मतलब आप अभी तो पीछे से बोलते हैं पर्दे की ना, वहाँ पर उसमें ऑडियो सिस्टम में आप बता दीजिए, कमांड दे दीजिए कौन सा करना है प्ले, मेल वॉइस में, फीमेल वॉइस चाहिए, वो वैसा प्ले करेगा वहाँ पर, वो वैसा बोलेगा, वैसा डांस करेगा, अपने आप अपने कपड़ों को, वैसे कॉस्ट्यूम को चेंज करेगा वो। बड़े शानदार बनाया उन्होंने अपना एआई सिस्टम एनेबल्ड कथकली टॉयस को। वॉट एवर, बाहर आए से हम लोग टॉयस पर नजर रखिएगा, काम आ सकता है क्वेश्चन टॉयस के ऊपर आपके लिए। ये हो गया आपका टॉयस का। इसके अलावा टॉयस पर एक चीज़ और है, वो है ये क्वेश्चन थोड़ा बनना चाहिए आपके लिए, टॉयस क्लस्टर्स। सुनिएगा आराम से, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टॉयस क्लस्टर तैयार कर रहे हैं देश के अंदर। तो यहाँ पर सरकार क्या कर रही है, बेसिकली यहाँ पर टॉय क्लस्टर तैयार कर रहे हैं, लिखा है टॉय क्लस्टर्स, ये रहा, टॉय क्लस्टर्स बन रहे हैं। क्लस्टर मतलब सारा काम एक ही जगह पर होगा, छोटी बड़ी फैक्ट्री सब एक जगह पर होंगी, रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट सब एक जगह पर होगा, क्लस्टर्स। तो इंडिया में कई टॉय क्लस्टर्स बन रहे हैं हमारे यहाँ पर, लाइक इसके कुछ नाम दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। फेमस टॉयज़ के नाम है यहाँ पर, टॉयज़ के नाम पे क्लस्टर्स हैं, लाइक ये रहा, आंध्रा का मिल गया मुझे, आंध्रा का कोडमपल्ली टॉयज़, अल्टीमेट टॉय क्लस्टर है ये, मैसिव टॉय क्लस्टर है अपने आप में ये, आंध्रा में कोडापल्ली टॉयज़ क्लस्टर। ठीक है, ये क्लस्टर फेमस रहेगा आपके लिए। इसके अलावा कुछ और प्लान हम लोगों ने किए हैं क्लस्टर्स यहाँ पर, जैसे कर्नाटक का चन्नापटना टॉय क्लस्टर, बताया तो बात हुई है हमारे पास। इसके अलावा ट्रेडिशनल बैम्बू आर्ट, तो ऑलमोस्ट 13 क्लस्टर बन रहे हैं बहुत सारे हमारे यहाँ पर। राजस्थान फैब्रिक बेस्ड, चित्रकूट वुडन आर्ट्स, वुड क्राफ्ट, प्लस टॉयज़, परवानी, वॉट एवर। तो इम्पॉर्टेंट बात है अपने पास कि 13 क्लस्टर प्लान किए हैं गवर्नमेंट ने, 2 बन चुके हैं, 13 प्लान हैं। तो 13 प्लान क्लस्टर है हमारे पास चॉइस के लिए। तो यहाँ पर 13 क्लस्टर्स हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं बनाने के लिए। तो सारे वो लोकेशन जो तंजौर में हैं, निर्मल टॉयज़ तेलंगाना का है अपना फेमस, चन्नापटना अपना कर्नाटक में है। तो इन टॉयज़ को प्रमोट करेंगे ये सारे क्लस्टर्स। तो स्पेसिफिक क्लस्टर होगा एक टॉयज़ के लिए, एक प्रकार के टॉयज़ के लिए, वहाँ पर हम लोग उसको एक्सपोर्ट को प्रमोशन करेंगे। तो ये हमारा गोल है यहाँ पर। कोंडापल्ली से आंध्रा का हो गया आपका, तो वहाँ के फेमस टॉयज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। हो पाएगा टॉपिक तैयार। तो ये है आपका टॉयज़ पर थोड़ी सी कहानी, टॉयज़ क्लस्टर एज वेल एज टॉयज़ को जोड़ दिया पपेट से हम लोगों ने।
प्लीज़ बाहर आते हैं इस टॉपिक से। ओके 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 कल मैं झूठ की बात की थी आपके साथ ना, इसमें कुछ बचा है हमारे पास बात करने के लिए अभी। जस्ट अ मिनट देख लेते हैं क्या है। ओके यूएई की बात हो गई, मनरेगा, नैनो डीएपी। अच्छा वन लाइन नैनो पर रुकिएगा, नैनो टेक्नोलॉजी की बात मैं थोड़ा सा कर दूं आपके साथ। नैनो टेक्नोलॉजी में ना नैनो डीएपी की हमने बात की थी, आपको याद होगा। फाइन, नैनो टेक्नोलॉजी में अभी हमने एक मिशन लॉन्च किया है जो भी चल रहा है, एक्सटेंड कर दिया फिर नेक्स्ट ईयर्स के लिए उसको। एक मिशन है इंडिया में इम्प्रिंट, इम्प्रिंट बता दूं क्या है ये। इम्प्रिंट 2.0 आ गया अब तो, खैर इम्प्रिंट 2.0। इम्प्रिंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक का एक जॉइंट इनिशिएटिव है इम्प्रिंट 2.0। पहली बार उसको लॉन्च किया गया था 2015 में, पॉइंट लिखवा रहा हूँ सुन लीजिए, यहाँ पर लिखता हूँ बोर्ड पर आपके लिए याद हो जाएगा। सो हमने फर्स्ट टाइम इम्प्रिंट को लॉन्च किया था 2015 में, ठीक है। तब इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी होती थी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोल सकते हैं समझने के लिए। एजुकेशन लॉन्च किया था 15 में इसको, ठीक है। इम्प्रिंट इम्पैक्ट रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, पूरा नाम इसका है इम्पैक्ट ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। यानी इम्प्रिंट में हम उन सेक्टर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं इंडिया के, जिनका आने वाले टाइम में इंडिया पे बहुत इम्पैक्ट होने वाला है। वो सेक्टर जिसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करें, हम अगर इन्वॉल्व करें तो इंडिया पे इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग होगा उसका। दैट मीन्स नैनो साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, एआई, आईओटी, क्लाउड, इस पर रिसर्च करें तो हम लोग आने वाले इंडिया में अच्छा इम्पैक्ट होगा। तो क्या रिसर्च कर रहे हैं, क्या इनोवेट कर रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं हम लोग, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसके लिए बनाया था मिशन हम लोगों ने, ठीक है। प्रोग्राम लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 15 में, 5 साल का प्रोग्राम था, अच्छा चला, अच्छा काम हुआ। उसके बाद हमने इसको रिवाइज किया 19 में आकर, 19 में रिवाइज किया, 24 तक चला ये, 24 फिर एक्सटेंड कर दिया 2 साल के लिए और इसको हमने। ये मिशन अब क्या कर दिया, इसका नाम क्या हो गया, इम्प्रिंट 2.0, इम्प्रिंट 2.0 हो गया इसका नाम अब, ठीक है, इस टाइम के लिए। अब इसमें एक मिनिस्ट्री और जुड़ गई आकर, उन्होंने कहा नहीं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर रहा था ना, अब मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक भी आ जाएगा इसमें। उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक को भी जोड़ते हैं इसमें हम लोग यहाँ पर, वो भी आ गया इसके साथ में। अब इन दो का है 2.0, कॉन्सेप्ट वही है, आइडेंटिफाई 2 सेक्टर्स जिनका इम्पैक्ट होगा इंडिया में इन कमिंग ईयर्स, जिनमें रिसर्च होती है तो कमिंग ईयर्स इम्पैक्ट होगा। नैनो सेक्टर को उसमें आइडेंटिफाई किया गया है, फाइन, यहाँ तो कोई इशू नहीं होगा। तो नैनो सेक्टर है, बिल्डिंग मटेरियल्स है, 12 तरह सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं, अभी हम नैनो रुकते हैं। तो इम्प्रिंट में 12 सेक्टर आइडेंटिफाई किए इन्होंने, जहाँ पर जिसमें रिसर्च की जाए तो इंडिया को काफ़ी बेनिफिट होगा, जिसमें इंडिया पर काफ़ी अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, फाइन। इन 12 में से एक क्या है, नैनो, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, तो हम जान सकते हैं। अब नैनो में क्या रिसर्च किया जाए, तो उन्होंने कहा नैनो में एक काम करते हैं हम लोग, नैनो में रिसर्च करेंगे 5 सेक्टर में, नैनो में रिसर्च करेंगे 5 सेक्टर्स में। 5 सेक्टर्स क्या क्या हैं ये, सिक्योरिटी, कि नैनो टेक्नोलॉजी से देश की सिक्योरिटी कैसे बेहतर हो सकती है। हेल्थ, कि नैनो साइंस कैसे यूज करेगा लोगों के हेल्थ में, स्वास्थ्य बोलते हैं, स्वास्थ्य, हेल्थ। ए फॉर एग्रीकल्चर, अब समझ आएगा आपको नैनो डीएपी क्यों, नैनो रिसर्च यहाँ जुड़ती है आकर, एग्रीकल्चर का पार्ट है क्योंकि वो, और इसमें कहा गया था रिसर्च करेंगे हम एग्रीकल्चर में फॉर नैनो साइंस, तैयार किए नैनो डीएपी, नैनो यूरिया तैयार किए हम लोगों ने। पेडियोलॉजी, शिक्षा शास्त्र, शिक्षा में पेडियोलॉजी की बात करें यहाँ पर, शिक्षा में तो पेडियोलॉजी की बात करें यहाँ पर, शिक्षा की बात करें, शिक्षा देने में काम आएगा, शिक्षा शास्त्र की बात करें, शिक्षा शास्त्र। ई फॉर है एनवायरमेंट, नॉन एज एनवायरमेंट नहीं सॉरी, शिक्षा शास्त्र, हाँ एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट। तो नैनो साइंस फॉर एनवायरमेंट, कि पॉल्यूशन वाटर फिल्टर बन जाएं, पॉल्यूशन रिड्यूस करने वाला कुछ बना दें हम लोग,
वो बना सकें नैनो साइंस की सहायता से। तो 5 सेक्टर दिया हो पाएगा हमारा शेप। तो एग्रीकल्चर में जोड़ना है हमको नैनो डीएपी, और नैनो डीपी कहाँ जुड़ेगा, शेप पे जाकर, और शेप कहाँ जुड़ेगा, इम्प्रिंट 2O में जाकर। इम्प्रिंट 2 किससे मिलता है, 2 मिनिस्ट्री से मिलकर। हो पाएगा कॉन्सेप्ट। तो उन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया हम लोगों ने, तो 12 सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं जिनमें रिसर्च की जाए तो इंडिया एक सुप्रीम पावर बन सकता है रिसर्च में आगे जाकर कमिंग फ्यूचर में। इम्प्रिंट 2.0 मैं आपको दिखाता हूँ, पुराना डॉक्यूमेंट बस एक हो, पुराना डॉक्यूमेंट रखा होगा मेरे पास एक, शायद कहाँ होगा वो, साइंस टेक हार्ड डिस्क, साइंस टेक ICT IPR इम्प्रिंट। इम्प्रिंट ये 15 का है, तब पहला लॉन्च हुआ था, तब एक ही मिनिस्ट्री था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसमें, बट अब 2 मिनिस्ट्रीज इम्प्रिंट 2.0 चला गया है। इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, क्लियर है ये। हमने आइडेंटिफाई किए थे यहाँ 12 सेक्टर्स, तो नाम लिखिए इम्प्रिंट का, ठीक है। ओके, उस समय जब लॉन्च किया था 15 में इसको पहली बार, तब केवल एक ही मिनिस्ट्री थी, HRD यानी शिक्षा मंत्रालय कहते हैं इसको हम लोग आजकल, एजुकेशन मिनिस्ट्री कहते हैं, उसमें कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बट आज नाउ डेज कहते हैं इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब 2 मिनिस्ट्री हो गई, एजुकेशन प्लस DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक आ गया है। तो 12 सेक्टर्स थे, लाइक मैं आपको बताऊँ, लाइक हेल्थ केयर एक सेक्टर है, लाइक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसमें सब आ जाएगा ICT में, लाइक एनर्जी है, सस्टेनेबल हैबिटाट, नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक ने आइडेंटिफाई किया था इसके अंदर, ठीक है। वाटर रिसोर्स, एडवांस मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट एंड अदर थिंग। तो 12 हो गए इसमें, क्या तक, तो 12 सेक्टर आइडेंटिफाई किए थे हमने यहाँ पर, कितने, 12 10 हैं, पक्का 12 है ना, क्यों लग रहा है मुझे, क्यों दिख रहा है 12 यार, ये 5, चलो 12 होंगे यार, क्या करना, मतलब पहले 10 होंगे, 12 हुए होंगे, इस बार 12 हैं, मतलब इम्प्रिंट 2 में 12 हैं, ठीक है। कि हमको ये बता इसमें दोस्तों 10 हों आपके, वाट एवर इशू नहीं है। तो फिलॉसफी यही थी हमारी कि रिसर्च करेंगे सेक्टर्स में हम लोग, यहाँ पर सबका इंडेक्स बना हुआ है यहाँ पर एक, और इसमें जब नैनो में जाएंगे ना हम लोग, नैनो में जाके देखता हूँ मैं आपको, IT हेल्थ, इसके बाद ये आपका ये नैनो है, सस्टेनेबल हैबिटाट, देन नैनो, ये नैनो है, ठीक है। तो नैनो टेक्नोलॉजी उन्होंने शब्द दिए यहाँ पर, शेप, ठीक है, सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, पेडोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। हो पाएगा 5 पॉइंट। तो यहाँ एग्रीकल्चर में कहा उन्होंने डेवलप ऑफ नैनो यूरिया एंड नैनो फर्टिलाइजर्स, तो रिसर्च उस पर हो रही है हमारे यहाँ, ठीक है। तो उसका पार्ट है वो, तो नैनो DAP ना पूछे, नैनो यूरिया ना देकर वो यहाँ पर चले जाए थोड़ा सा आपके लिए, तो थोड़ा नॉलेज होना चाहिए हमको। चलिए बाहर आते हैं इस टॉपिक से, नैनोटेक हार्डवेयर। तो 5 सेक्टर शामिल किए हम लोगों ने, सिक्योरिटी टू एनवायरनमेंट, ठीक है। चलिए बाहर आते हैं इससे, ओके। ओके, जस्ट अ मिनट यार, ओके। 5 मिनट की बात करते हैं पेमेंट बैंक के बारे में। पेमेंट बैंक की बात कर रहे हैं, पेमेंट बैंक चर्चा में है काफ़ी आजकल, पेमेंट बैंक इशू, पेटीएम के बाद से और चर्चा में आ गया है। लास्ट डेट कल है ना, एक्सटेंड कर दिया 15 मार्च तक उसको, ओके। पेमेंट बैंक, एज वी नो, पेमेंट बैंक के बारे में क्या जानते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइसेंस प्रोवाइड बाय RBI इन 2015-16। कुछ की पॉइंट या फटाफट से रिकॉल कर लें हम लोग, पेमेंट बैंक में हम क्या क्या जानते हैं। पेमेंट बैंक्स इशू किए थे लाइसेंस RBI ने 15-16 में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नचिकेत मोर कमेटी, नचिकेत मोर कमेटी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नचिकेत मोर पेमेंट बैंक जारी किए गए थे हमारे यहाँ। 11 बैंकों को लाइसेंस दिया था, जिनमें 6 बैंक ही काम कर रहे हैं, 5 बंद हो चुके हैं, 5 ने काम शुरू ही नहीं किया बेसिकली, 5 नॉन ऑपरेटिंग रहे, 6 बैंकों ने काम शुरू किया, पेटीएम, पोस्ट ऑफिस, एयरटेल, फ़ोन, वो 3-4 और आ गए यहाँ पर हमारे पास, जियो पेमेंट बैंक आ गया। तो 6 बैंक ऑपरेट कर रहे हैं, इसमें पेटीएम बंद होने वाला है, 5 बचेंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात है, बैंक खोलने के लिए, बैंक को बनाने के लिए कितना मिनिमम कैपिटल चाहिए था, न्यूनतम मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 100 करोड़, 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी मिनिमम कैपिटल इन रुपीज़, 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी बैंक बनाने के लिए। इसमें कहा गया था कि डिपॉजिट ले सकते हैं कितना मैक्सिमम लोग सेविंग में, 1 लाख था, अब 2 लाख हो गया वो लिमिट,
पहले 1 लाख की लिमिट सेट की गई थी, मैक्सिमम अप टू 1 लाख तक वो इन्वेस्टमेंट या सेविंग कर सकते हैं, और वो लिमिट 2 लाख की हो गई है, तो 2 लाख का सेविंग कर सकते हैं वो। ओके, पेमेंट बैंक जो पैसे जमा करते हैं उसका वो क्या करेंगे, 75% इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, रेस्ट 25% सबमिट ऑन डिपॉजिट इन अदर बैंक अकाउंट। किसी आपको पीएसयू में, एसबीआई में, आईसीआईसीआई बैंक में, एचडीएफसी बैंक में, किसी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर बैंक में अकाउंट खोलना होगा पेटीएम को अपना, और 25% मनी वहाँ रखना होगा, और 75% के इसको गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद के अपने पास रखने होंगे। तो 75% जो इन्वेस्टमेंट होगा इसकी सेविंग मनी का वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, प्लस 25% इसको डिपॉजिट करना होगा, इसको कहाँ पर जाके, किसी अनदर बैंक में जाकर अकाउंट खोलेगा, वहाँ जमा करेगा पैसा। ये लोन नहीं दे सकता, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकता, क्लियर है इसके लिए, ये लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते हैं आपको, ये डेबिट कार्ड दे सकते हैं, डेबिट कार्ड दे सकते हैं, डेबिट कार्ड आपको इशू कर सकते हैं, ये क्रेडिट कार्ड और लोन आपको नहीं दे सकते हैं। ये इनकी मांग है रिसेंटली अभी, इसलिए पूछ सकते हैं आयोग यहाँ पर आके क्या नहीं कर सकते हैं। चेकबुक इशू कर सकते हैं, चेकबुक इशू कर सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट पे चेकबुक इशू कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्रेडिट नहीं दे पाएंगे, तो आपको ऐसा कोई नहीं कर सकते क्रेडिट कार्ड वाला काम, लोन वाला काम। अभी ये लोग लाइसेंस मांग रहे हैं, हमको लोन देने की परमिशन दे दी जाए। तो न्यूज़ अभी इस हफ्ते आई है, मर्ज हुआ है कि यार मांग रहे हैं भाई लाइसेंस, हमको अधिकार दे दिया जाए कि हम इसको लोन दे पाएँ, और हम चाहते हैं कि ये डिपॉजिट जो उसकी लिमिट बढ़ा दी जाए हमारे यहाँ पर, हम लोन देना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड इशू करना चाहते हैं, हम एफडीज हम लोग एडॉप्ट कर पाएँ। एफडी नहीं कर सकते यहाँ पर, डिमांड डिपॉजिट हो सकती है, एफडी नहीं हो पाती, टाइम डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, ये डिमांड डिपॉजिट कर सकते हैं, केवल डिमांड डिपॉजिट या मांग जमा कर सकते हैं, एफडी नहीं कर सकते हैं, एफडी नहीं खोल सकते हम पेमेंट बैंक अपने यहाँ पर। ये मांग कर रहे हैं एफडी खोलने दी जाए, हमको लोन में परमिशन दी जाए, दो काम की मांग कर रहे हैं। तो यूपीएससी नहीं पूछेगा क्या मांग कर रहे हैं, पूछेगा क्या राइट्स हैं इनके राइट नाउ। तो एफडी नहीं कर सकते हैं अपने पास, और लोन नहीं दे सकते हैं, क्लियर है। पेमेंट बैंक, इसके अलावा कुछ और जानकारी चाहिए हमको यहाँ पर। टेक्नोलॉजी बेस्ड बैंक होंगे, टेक्नोलॉजी पे काम करना ही पड़ेगा इनको, ठीक है, तकनीक के द्वारा काम करना होगा, और ये काम कर सकते हैं एज अ पेमेंट प्रोवाइडर पे, थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर, ये काम कर सकते हैं थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर, टीपीपी बोलते हैं इसको हम लोग, टीपीपी थर्ड पार्टी पेमेंट। यानी आप पेटीएम से किसी को पेमेंट कर सकते हैं, भुगतान करना है तो पेटीएम का यूज़ कर सकते हैं, आपको किसी को पेमेंट करना है पोस्ट ऑफिस का भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं, वो एफडी नहीं, ऑफिशियल बोलते हैं आपको, एफडी कर नहीं सकते हैं लोग, नहीं, एफडी बोलते हैं ये आपके लिए बैंक में कर देंगे, आपका एज अ मीडिएटर काम कर लेंगे आपके लिए, अपने यहाँ नहीं करेंगे ये। अगर एफडी करेंगे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा दैट मीन्स आपको फिर आपको कमाना पड़ेगा, तो आपको लोन देना पड़ेगा। एफडी का पैसा कहाँ रखेंगे, लोन में देना पड़ेगा, फिर आपको लोन की मांग कर रहे हैं। ये पहले कह रहे हैं हमको एफडी का परमिशन दो, फिर हम आएंगे लोन देने की बात, दोनों जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अभी चूंकि एफडी नहीं कर सकते हैं तो लोन देना आवश्यकता है, लोन नहीं दे पाते फिर ये लोग। अभी डिमांड डिपॉजिट भैया मांगा दे दिया आपको निकाल कर, एफडी कर लेंगे ब्लॉक हो जाएगा पैसा। अब ब्लॉक करके क्या करेंगे लोग, कहीं लोन देंगे फर्दर आगे, तब तो पैसे कमा पाएंगे, तो इसलिए लोन देने की मांग कर रहे हैं, दोनों मांग कर रहे हैं, एफडी भी है लोन की भी। ये लास्ट वीक की न्यूज़ थी अपने पास, संडे में हमने देखा भी था, तो ये न्यूज़ आई थी हमारे पास कि मर्ज हुआ है सेक्टर। तो अपने काम का क्या है पेमेंट बैंक में, ये क्राइसिस काम का है, हो पाएगा टॉपिक पेमेंट बैंक में। थर्ड पार्टी पेमेंट कर सकते हैं पेमेंट बैंक वाले हमारे यहाँ। कुछ और जोड़ना है इसके अंदर, 100 करोड़ दिस एंड दैट, काफ़ी रहेगी जानकारी। पेटीएम क्राइसिस जानते हैं हम लोग, केवाईसी नॉर्म्स फुलफिल नहीं कर रहा था, वो मिसमैच पाया गया, उसके अकाउंट्स में डेटाज में कुछ गड़बड़ी पाई गई वहाँ पर सिंगल केवाईसी पर मल्टीपल अकाउंट खोल दिए गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है उसके ऊपर। कोर्ट आरबीआई ने कहा कि आप नए डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं, हाँ एज अ पेमेंट के रूप में आपका थर्ड पार्टी पेमेंट आप करते रहेंगे, थर्ड पार्टी पेमेंट की परमिशन चलती रहेगी पेटीएम के साथ, बाकी परमिशन बंद कर दी गई हैं। नया डिपॉजिट नहीं, नए अकाउंट्स नहीं खोल सकता वो, उसके बाद एक पर्टिकुलर डेट के बाद वो केवल थर्ड पार्टी पेमेंट काम कर पाएगा। यानी कि आपके किसी को पेमेंट करना है, मेरे अकाउंट से निकाल के पैसा उसके अकाउंट में डाल दो, पेटीएम बैंक को नहीं दे सकते आप। जो थर्ड पार्टी पेमेंट पहले भी कर रहे थे ये लोग कि मेरे अकाउंट से पैसा कटे आपके अकाउंट में चला जाए, तो ये जो सुविधा है वो चलती रहेगी, बाकी फैसिलिटी बंद कर दी जाएंगी। यानी आप सोचें कि आपका पेटीएम बैंक में अकाउंट खोला है, वहाँ से पैसा दे दें किसी को, आप नहीं दे पाएंगे। आपको लगता है डाल पाएँ बैंक में पैसा, नहीं कर पाएंगे। इस बैंक अकाउंट से उस बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, पेटीएम बैंक को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। आफ्टर 15 मार्च डेट दी गई है हमको, हो पाएगा अपडेट। चलिए व्हाटएवर आगे बढ़ते हैं। इंडिया यूपीआई और रुपए कार्ड बहुत तेज़ी से एक्सटेंड हो रहा है, श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, यूएई बहुत ज़्यादा पहुंच गए हम लोग यहाँ पर। तो थोड़ा सा नज़र रखिएगा इसके ऊपर, क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, वो है आपका
ये टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है एनपीसीआई से आपका। एनपीसीआई एक वर्डफुल रहेगी बात पढ़ने के लिए। एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड। एनपीसीआई बनाया गया था ये सर ईयर बुक में पेज नंबर 294 पे है। अच्छा वो ओके, रेशम की बात कर रहे हैं, ठीक है फाइन फाइन, वट एवर बात कर रहे हैं यहाँ पर। एनपीसीआई इसको बनाया है आरबीआई प्लस आईबीए ने मिलकर। आरबीआई प्लस आईबीए, आईबीए इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन एंड आरबीआई ने मिलकर तैयार किया है। स्टैच्यूटरी बॉडी है, इसका मेंशन किया गया 2007 के एक्ट में, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट हमारे पास एक एक्ट है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2017 का 7 का, जिसमें एनपीसीआई को बनाने का पावर दिया गया है। तो एनपीसीआई एक स्टैच्यूटरी बॉडी अपने यहाँ पे शॉर्ट ऑफ स्टैच्यूटरी बॉडी है अपने एनपीसीआई, जहाँ पर पावर दिया गया है कहाँ पर, इस एक्ट में। इसको बनाया गया था 2009 में, इस बॉडी को 15 साल पूरे कर रही है ये स्थापना के। मल्टीपल सर्विस आपको देती है एनपीसीआई। एटीएम बैंक चल रहे हैं देश में, एटीएम जितने भी चलते हैं वो सपोर्ट करती है उसको। आईएमपीएस मिलता है आपको यहाँ पर, आपको यहाँ पर फास्टैग की सुविधा देती है ये। और मल्टीपल फैसिलिटी, यूपीआई आ गया है, यूपीआई 1 2 3 आ गया है, यूपीआई लाइट आ गया है, यूपीआई लाइट आ गया आपके लिए। मल्टीपल फीचर हैं, क्यूआर कोड, भारत बिल पेमेंट मांग कर सकते हैं, भारत बिल पेमेंट सिस्टम आ गया है, या फिर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम आ गया है। तो मल्टीपल फैसिलिटी देता है आपको ये एनपीसीआई। इसको एक बार क्विकली स्कैन कर लीजिएगा। कहाँ से स्कैन करेंगे एक बार इसको आप लोग जाकर इसकी वेबसाइट पर, एनपीसीआई वेबसाइट खोलिएगा आराम से, वहाँ पे जाकर स्कैन कर सकते हैं इसको पूरा। इसको देख लीजिएगा, बहुत काम आता है एनपीसीआई हमारा ये। नेट चल तो रहा है, वट एवर, कुछ होगा इशू। एनपीसीआई एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, वेबसाइट पर लिखा है सर्विस कौन कौन सी देता है ये, प्लीज़ वहाँ से पढ़ लीजिए, काम आता है टॉपिक ये एनपीसीआई का। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके तो दुनिया कई देशों में यूपीआई पहुंच चुका है, अब बता रहा था आपको मैं। स्टार्ट करें हम लोग तो बहुत ज़्यादा देशों में बढ़ चुका है यूपीआई हमारे यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं भूटान से चालू हुआ, मलेशिया, ऑलमोस्ट आप देखें एशियन कंट्रीज़ देखें, भूटान ऑलमोस्ट आसियान कंट्रीज़ में हम लोग पहुँच चुके हैं कहीं ना कहीं। यूएई के साथ हम जुड़ चुके हैं बहुत पहले अपने यहाँ पर, नवंबर 2021 में। फिर नेपाल, यूएई के साथ हमने जुड़ा, फ्रांस में चालू किया, यूके में चालू किया। दैट मीन एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मॉरिशस, दैट मीन अफ्रीका। मॉरिशस में आ गया, नीदरलैंड, बेल्जियम, इसमें हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ओमान, यूएई, लंदन और श्रीलंका से कनेक्ट हो गए कहीं ना कहीं। यानी हम लोग एशिया के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, खासकर आसियान से, साउथ एशिया से, मालदीव में लॉन्च हो गया, भूटान में, नेपाल में। इसके अलावा गल्फ़ कंट्रीज़ हो गए हमारे, ओमान, यूएई, वहाँ लॉन्च हो गया ये, सऊदी, वहाँ लॉन्च हो गया। उसके बियॉन्ड आप जाइए अफ्रीका में तो मॉरिशस हमारे पास राइट नाउ, सेशल्स में चालू हो जाएगा। उसके बाद यूरोप में जाएंगे तो फ्रांस हमारे पास, ब्रिटेन हमारे पास है। बट हाँ अभी तक यूरोप या अमेरिका में नहीं गा पाए हम लोग, अमेरिका में लॉन्च होना, ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च होना, लेकिन हाँ काफ़ी देशों में, महाद्वीप में पहुँच चुका है अपना यूपीआई कार्ड, ये यूपीआई और रुपए कार्ड पहुँच चुका है ये। हो पाएगा ना? चलिए प्लीज़ आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन यूपीएससी लास्ट से पूछा था, देखिए फिर बता दूं मैं आपको यहाँ पर। क्वेश्चन काम का रहेगा डीपीआई पर। डीपीआई क्या है? डीपीआई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। लास्ट भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था। G20 के 2 थीम थे हमारे, उन 2 में से एक थीम था डीपीआई प्रमोशन। G20 हुआ था इस बार इंडिया में, अफ्रीका शामिल हो गया उसमें एक तो, इस बार अफ्रीकी यूनियन। और 2 थीम थे इस बार G20 के। क्या क्या थीम थे मुझे बताएंगे? मुझे एक तो बताया मैंने आपको डीपीआई, इसका प्रमोशन था, और दूसरा थीम क्या था? रिफॉर्म इन मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इनमें रिफॉर्म करना, ये बड़ा थीम था। रिफॉर्म इन मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, रिफॉर्म इन एमडीबी, रिफॉर्म इन एमडीबी, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक में रिफॉर्म करना, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक रिफॉर्म करना, ये एक बड़ा थीम था इस बार के आपके G20 समिट का। ये मुद्दा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है आगे। ब्राज़ील में अभी 2 दिन पहले मुलाकात हुई, जब हमारा इंडिया में राइसीना डायलॉग चल रहा था, हमारे विदेश मंत्री नहीं जा पाए, अलग बात है। ब्राज़ील में G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। अब वहाँ पर सेट किया गया ये एजेंडा कि इस साल
ब्राज़ील डिक्लेरेशन जब भी साइन होगा ब्राज़ील में, एक प्रपोजल तैयार करके लाएंगे G20 देश, साइन करेंगे कि क्या इनकी डिमांड है, बेसिकली क्या एक कंसेंसस बन जाए यहाँ पर। यहाँ इनिशिएट हो चुका है हमारे यहाँ से, याद रखिएगा यही जो कॉन्सेप्ट था। अब इसके हमसे पहले कहाँ हुआ था G20, याद है आपको? इंडोनेशिया, देन इंडिया, देन ब्राज़ील। तीनों डेवलपिंग कंट्री हैं तीनों, ये तीन दुनिया के बड़े देश हैं। G20 हो रहा है तो ऑफकोर्स डेवलपिंग है तीनों। तो हमारा एजेंडा था डेवलपिंग कंट्रीज़ का कि हमें अपने आप को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़्यादा पावर दिलवानी है। कहाँ पर? इन वर्ल्ड बैंक्स या इन रिफॉर्म एजेंसीज़ के अंदर रिफॉर्म करना है। तो इंडोनेशिया में स्टार्ट हुआ था, यहाँ क्या क्या स्ट्रेंथ मिली इसको। अब एक प्रपोजल तैयार किया जा रहा है कि एमडी में क्या रिफॉर्म किए जाएंगे, और वो साइन होगा अगले साल ब्राज़ील में। क्लियर है? तो ऐसे में जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई ब्राज़ील में 2 दिन पहले, जहाँ जयशंकर नहीं जा पाया अलग बात है, लेकिन वो चर्चा में रही वहाँ पर, और वहाँ साइन हुआ कि इस साल ब्राज़ील में जो डिक्लेरेशन होगा जारी, उसमें एमडीबी का फाइनल ड्राफ्टिंग हो जाएगी। तो यानी काम चल रहा है, यानी इंडिया ने इनिशिएट किया, वो आगे बढ़ गया है बात यहाँ पर। डीपीआई ठीक है, डीपीआई को मुश्किल नहीं है, लेकिन इस पर काफ़ी काम आगे बढ़ चुका है। ठीक है, अच्छी बात है इंडिया के लिए, इंडिया ने इनिशिएट किया, काफ़ी अच्छा काम किया। तो मल्टी डेवलपमेंट बैंक पर रिफॉर्म करना एक पार्ट है अपने G20 थीम का। आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से। इनमें रिफॉर्म क्यों चाहिए, पहली बात तो 2 मिनट रुक जाते हैं इस टॉपिक पर। वाई वी नीड रिफॉर्म, क्योंकि इस पर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया आपसे, डीपीआई क्या है और डीपीआई के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ से आ गया है। अब क्वेश्चन बनेगा तो, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड भी हो रहा है, ये क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है। तो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक या मल्टी डेवलपमेंट बैंक क्या होते हैं? पहली बात तो कई देश होते हैं मल्टीनेशनल डेवलपमेंट बैंक, लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, ये संस्थाएं आपकी हैं। इनमें क्या इश्यूज़ हैं और क्या रिफॉर्म की डिमांड है, 2 बात कर लेते हैं आपके संग। क्या इश्यूज़ हैं इनके अंदर? इशू अगेंस्ट एमडीबी, क्या है इश्यूज़? यानी मैं बताऊँ, कुछ कर पाएंगे कुछ, क्या इश्यूज़ हैं यहाँ पर? कुछ भी ट्राई करें। मोर वेटेज फॉर डेवलप कंट्रीज़, डेवलप कंट्रीज़ का वेटेज बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड बैंक में IMF देखिए, वो डिसीजन मेकिंग वही कर रहे हैं सारी बैठकर, उन्हीं का चेयरपर्सन होता है हमेशा। बग्गा साहब को बनाते हैं, लेकिन होते कौन है? अमेरिकन नागरिक। कौन है इस बार वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष? चड्डा साहब, बग्गा साहब, कमलजीत कुछ साहब, अजय बग्गा है ना? हाँ अजय बग्गा, ठीक है, अजय बग्गा है, मतलब मास्टर कार्ड के चीफ थे पहले अजय बग्गा। तो है इंडियन, लेकिन है अमेरिकन नागरिक, वो उनको बनाया, वॉट एवर। तो इशू है यहाँ पर, डेवलप कंट्रीज़ जो हैं बेसिकली इनका पावर ज़्यादा है, इनकी होल्ड ज़्यादा है ओवर एमडीबी, ये इशू है। दूसरा, फंडिंग ट्रांसपेरेंट नहीं है। IMF किस किस को फंडिंग कर रहा है, कैसे फंडिंग प्रोसीजर है उसका, क्यों फंडिंग कर रहा है, वो अपने टूल्स यूज़ करता है कहीं ना कहीं कि हमारी शर्तें मानो तब करेंगे। लाइक इंडिया में शर्त लगाई थी 91 में उसने, श्रीलंका में शर्त लगा दी बहुत सारी अभी उसने। तो डेवलपिंग कंट्री को फंडिंग करते समय वो टर्म्स एंड कंडीशन मुश्किल बनाता है इनके लिए। तो वो एक टर्म्स एंड कंडीशन जो होती हैं बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं होती इनकी। तीसरी बात, फंडिंग, मोर फंडिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब वर्ल्ड बैंक फंडिंग कर रहा है कोल प्लांट को, सही नहीं है इस समय कोल प्लांट को फंडिंग करना, तो फंडिंग कीजिए आप डेवलपिंग कंट्री में सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स को। यहाँ पर तो फोकस होना चाहिए हमारा, ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फंडिंग करें, ये एक बात होनी चाहिए फंडिंग में इनकी यहाँ पर। और दुनिया के देश ट्रैप हो रहे हैं, एक डेब्ट ट्रैप में फंस रहे हैं एक देश के, वो ना हो, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सबकी मिलकर जिम्मेदारी है यहाँ पर। ये कोई चाइना डेब्ट ट्रैप में फंसा रहा है देशों को, आखिर क्यों? क्योंकि वो उनको फंडिंग नहीं मिल रही वर्ल्ड बैंक IMF से। तो ट्राई करें वर्ल्ड बैंक IMF की एक ट्रांसपेरेंट मैनर बनाए और चाइना के डेब्ट ट्रैप को रोकने का प्रयास करें। तो डेब्ट ट्रैप ना हो देशों के ऊपर, उसको रोकने का काम भी कर सकते हैं। ये रिफॉर्म की एक चैलेंज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। हो पाएगा, रिफॉर्म की बात हो रही है यहाँ पर ये। तो रिफॉर्म में क्या करना है बेसिकली? रिफॉर्म में पहला काम जो करना है इनको, मोर वोटिंग पावर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। इमर्जिंग इकोनॉमीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को ज़्यादा वोटिंग पावर दीजिए, ये हमारी मांग है। वोटिंग राइट्स फॉर इमर्जिंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ये हमारी डिमांड है। सेकंड डिमांड, रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। रिफॉर्म में अनदर डिमांड हमारे पास जो आती है यहाँ पर कि लोन प्रोसीजर जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो रिफॉर्म हम चाहते हैं ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर हो लोन देने का, किसको क्या कंडीशन होंगी, टर्म्स एंड कंडीशन। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर हो जाए यहाँ पर, ये हम चाहते हैं। और मोर फंडिंग फॉर दिस इंस्टीट्यूशंस, इनके पास खुद के पास ज़्यादा फंड हो। फंड ही नहीं है आपका तो आप लोन कैसे देंगे? तो मोर रिसोर्स फॉर दिस इंस्टीट्यूशन, तो इनके पास अधिक रिसोर्स हो, ये हम चाहते हैं रिफॉर्म के अंदर। तो कंट्रीब्यूट करें बाकी देश यहाँ पर, ग्रीन फंडिंग करें, मदद करें वर्ल्ड बैंक की फंडिंग करने में, ये हम चाहते हैं रिफॉर्म में। ये डिमांड है हमारी, ब्राज़ील में इस प्रस्ताव को तैयार किया जाएगा, उम्मीद करते हैं पास होगा। आगे बढ़े हम लोग यहाँ से, चलिए। तो DPI को लेकर चर्चा रही। ओके,
हेड बनाएंगे WTO एंड अपीलेट बॉडी, WTO एंड अपीलेट बॉडी इशू, WTO एंड अपीलेट बॉडी इशू, WTO एंड अपीलेट बॉडी इशू, क्या है AB इशू? ओके, लिसन केयरफुली, ध्यान सुनिएगा बात को, ऑलमोस्ट 30 साल हो गए हैं तो चर्चा का पार्ट बनती है। WTO बहुत इशू भी है WTO में। देखिए WTO डिफर फ्रॉम गेट, गेट चलता था भाई याद आपको, गेट डायलॉग चलता था 95 तक, जिसको कन्वर्ट किया गया WTO में 95 के अंदर। गेट और WTO में अंतर क्या था? गेट एक प्लेटफॉर्म था फॉर निगोशिएशन फॉर डायलॉग पर्पस, WTO ऑर्गेनाइजेशन है फॉर रूल मेकिंग और ऑफकोर्स पब्लिक ग्रीवांस या शिकायत को सुनवाई कर सकता है। यानी कि गेट एक डायलॉग प्लेटफॉर्म था, जस्ट वो एक डायलॉग प्लेटफॉर्म था कि भी कंट्री बैठ के बात करेंगे। WTO क्या है? ये एक नई चीज़ है WTO में कि गेट ही है पूरा, बैठ के बात करो, बट यहाँ पर शिकायत सुनवाई भी करेंगे, कंप्लेंट भी कर सकते हैं आप, आपके ग्रीवांस उसको हेयरिंग भी करेंगे यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर डिस्प्यूट सेटलमेंट करेंगे आपके बीच में यहाँ पर। तो रेट में जोड़ दिया जाएगा डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, DSM, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म अगर जोड़ दूं तब बनता है WTO। तो WTO से स्पेसिफिक अलग क्या था दोनों में अंतर? वो था DSM का। DSM मतलब विवाद हो गया कंट्रीज में, आ जाओ मेरे पास, सुलझा दूंगा, मैं चौधरी हूँ, मैं बैठ कर सुलझा दूंगा विवाद आपका। तो ये चौधराहट करने का काम WTO में जो इंपॉर्टेंट बनाता था इसको, यही काम अगर छीन लिया जाए तो रिलेवेंस ऑफ WTO समय है, क्यों रिलेवेंट है फिर WTO, और वही काम छीन लिया मैंने आपसे कि आप फैसला नहीं कर सकते कुछ, तो रोल ऑफ WTO खत्म हो जाता है। वहाँ पर सवाल उठेगा कि रिलेवेंट क्या है भी क्या रिलेवेंट अपने आप में, वही बात यहाँ आ रही है फिर आजकल। आइए बात करते हैं, तो क्या है DSM, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म क्या है WTO का? विवाद निपटान प्रणाली या डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, विवाद निपटान प्रणाली क्या है WTO की? फर्स्ट पॉइंट, यदि मान लीजिए कंट्री A और कंट्री B में कोई डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट हो गया इनके बीच कोई, आप जाएंगे WTO के पास। पहला स्टेप, इस मैकेनिज्म है पूरा 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप होता है WTO कहता है आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लो, आप लोग बैठ के दे रहा हूँ 60 डेज दे रहा हूँ मैं आपको, बैठ जाओ यार, हो सकता है बातचीत से मान लो सुलझ जाए आप लोगों, क्यों मेरे पास आते हो, 60 डेज बैठो, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजो, बात करेंगे आपस में मुद्दे पर, वो शायद शॉर्ट आउट हो जाए बैठ के बात करोगे, तो नहीं होगा तो फिर बस आ जाना मेरे पास। तो 60 डेज देता है वो फर्स्ट फेज में फॉर बायलैटरल निगोशिएशन, कि बैठ के आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लो, आउट ऑफ द सेटलमेंट कर लो आप लोग। आप चाहोगे तो हमारे लोग बैठ जाएंगे मध्यस्थता कराने के लिए आप में, ऐसा आप कहोगे तो बैठ जाएंगे हमारे लोग भी, थोड़ा सा बता देंगे आपको कैसे मदद कर सकते हैं, दूसरे की सोल्यूशन निकाल देंगे। लेकिन ये WTO के DSM का पार्ट है कि निगोशिएट हो रहा है, लेकिन पार्ट WTO का है, शिकायत करने आ चुके हैं। 60 डेज होता है बायलैटरल डायलॉग करने का यहाँ पर। उसके बाद अगर मामला नहीं सुलझा, इशू बना हुआ है उसके बाद भी, तो आप आइए यहाँ पर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म में DSM या बोलते हैं डिस्प्यूट बॉडी या DSB, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, विवाद निपटान बॉडी होती है। फिर इसमें यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर एक्सपर्ट बैठे होते हैं कुछ, नॉट जज, एक्सपर्ट बैठे होते हैं। आपका डिस्प्यूट आप भी बैठा दीजिए अपने एक्सपर्ट को, वो बैठा देंगे एक्सपर्ट को अपने, सब लोग बैठ गए हैं। अब ये हेयरिंग करेगी पूरे मामले की, सुनवाई करेगी पूरे मामले की, और एक वर्डिक्ट देगी, ये फैसला देगी। ये इन दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला देगी सही कौन है गलत कौन है, ठीक है। इसका एक डिसीजन आएगा, मान लीजिए एक फैसला आया, मान लीजिए इसका कुछ डिसीजन आया यहाँ पर। अब हो सकता है कि डिसीजन एक पार्टी कहती है ठीक है चलो सेटलमेंट ठीक है भैया, फैसला ठीक है मानते हैं, दोनों हाँ भरते हैं, दोनों कहते हैं हाँ ठीक है, हमें कोई शिकायत नहीं है इस फैसले से, हमें कोई अपील नहीं करनी इसके खिलाफ, नो अपील, यानी एडॉप्टेड बाय बोथ पार्टीज, दैट मीन्स नो अपील। नो अपील दैट मीन्स, ये नो अपील का मतलब है ये जाएगा डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म में, और वो वहाँ पर जो 164 देशों के मेंबर बैठे हैं वो अप्रूव कर देंगे, ठीक है फाइनल होता है ये, इसको इम्प्लीमेंट करा जाए। बॉडी ने कहा इम्प्लीमेंट कर दो इसको, नहीं, आप कहते हैं नहीं मुझे स्वीकार नहीं, किसी एक पार्टी को नहीं मजा आया दोनों में से, वो लगता है केस हार गया मैं, तो वो कहाँ जा सकता है, इसकी अपील कर सकता है वो। यहाँ पर अपील करने के लिए 90 डेज का समय होता है उसके पास, 90 डेज में अपील कर सकता है वो। अपील कहाँ करेगा, थर्ड फेज में, यहाँ होती है अपीलेट बॉडी। अपीलेट बॉडी होती, नाम ही इसका अपीलेट बॉडी, अपीलीय बोर्ड होता है ये, बॉडी होती है। अपील वो यहाँ जाके करेगा अपीलेट बॉडी के पास, जो भी फ्रैक्शन खुश नहीं है दोनों में से वो जा सकता है अपीलेट बॉडी के पास। अपीलेट बॉडी क्या होती है, 7 जजेस होते हैं वहाँ पर, 7 जज होते हैं, वेल रिनाउंड जजेस होते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं ट्रेड मामलों के, वो 7 जज बैठते हैं। अपॉइंटमेंट करता है उनका अमेरिका, क्योंकि सैलरी वही देता है उनकी, तो अमेरिका अपॉइंट करता है उन जजों को बेसिकली।
तो यहाँ पर अपीलेट बॉडी हम काम करती है 7 जजेस के साथ। कोरम होता है मिनिमम 3 जजों का। 3 जज नहीं होंगे तो साथ नहीं बैठ सकते। मिनिमम 3 जज भी तो बैठ जाएंगे, कोरम 3 का होता है, कर्णपूर्ति 3 की होती है। 3 जज भी हैं तो बैठ सकते हैं कोरम के रूप में। वो बैठेंगे, वो सुनवाई करेंगे, फैसला देंगे। क्या ये फैसला ठीक था या नहीं चर्चा करेंगे ये, या कोई नया फैसला भी दे सकते हैं लोग, ठीक है। अब जो फैसला ये दे रहे हैं, अब यहाँ पर तो आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, मानना ही पड़ेगा आपको, मैंडेटरी मानना पड़ेगा। ये बात जाएगा डिसीजन कहाँ जाएगा, अल्टीमेटली डीएसएम के पास, वो इसे इंप्लीमेंट करने का आदेश जारी कर देगी। अपीलेट बॉडी जो आदेश देगी वो जाएगा डीएसएम के पास, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ऑफ फाइनली मैकेनिज्म के पास, और वो इसको इंप्लीमेंट करने का आदेश जारी कर देंगे, छाप देंगे भैया मानो इंडिया कहना हमारा। अब इंडिया नहीं मानता तो फिर इंडिया को डब्ल्यूटीओ एक्शन का बैन सैंक्शन लग सकते हैं उसके ऊपर, ट्रेड करने से मना कर सकते हैं देश उसके साथ इंडिया से, बहुत मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो मानना ज़रूरी है, बाध्यकारी है आपके लिए। क्लियर है बात यहाँ पर? ये तो मैकेनिज्म बनाया गया, और यही मैकेनिज्म डब्ल्यूटीओ को अलग करता है गेट से। और यूनिक फॉर्मूला था ये डीएसएम बनाने का डब्ल्यूटीओ में। क्या हुआ 25 सालों बाद, 30 सालों बाद 95 में बना डब्ल्यूटीओ, तब से लेकर आज तक क्या हुआ? ये बॉडी ठीक है काम करता है, डीएसपी काम कर रही है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जजों का अपॉइंटमेंट रुक गया है पिछले कुछ सालों से। ट्रम्प जब से राष्ट्रपति बने अमेरिका के 2016 में राष्ट्रपति बने अमेरिका के ट्रम्प, उन्होंने कहा कि डब्ल्यूटीओ बॉडी ना एंटी अमेरिका है, ये अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करती है। कभी भी केस लेके जाते हैं अमेरिका हार जाता है, तो 90% केस में अमेरिका हार जाता है, एंटी अमेरिका डिसीजन आते हैं। तो हम ही पैसा देते हैं जजों को, हम ही को हरा देते हैं लोग, हम क्यों पैसा दें इनको यहाँ पर? तो अमेरिका ने फंडिंग बंद कर दी अपीलेट बॉडी की, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैंसिल हो गए, धीरे धीरे करके एक एक जज रिटायर हो गए, सैलरी आ नहीं रही है, जज आज कोई नहीं है, खाली पड़े जज नहीं होंगे तो सुनवाई नहीं कर सकते आप। यानी यहाँ तो मामले सुने जा रहे हैं लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। अब क्या होता है समझिएगा, यहाँ फैसला दे दिया, मान लो इंडिया केस में हार गया, लेकिन इंडिया कहता मैं तो अपील करूँगा। अपील करने इंडिया गया, कोई जज ही नहीं है, मैं खड़ा हूँ आराम से। अब जज नहीं है क्योंकि मैं खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ, तो फैसला लागू भी नहीं होगा। ये समझ आए बात? जो उसने फैसले वो लागू भी नहीं कर सकते आप जब तक कि अपील पर हियरिंग पूरी ना हो जाए। अपील हियरिंग पूरी कर ले, वही फैसला दे दे तो मान लेंगे, हियरिंग तो पूरी हो कम से कम। अब मैं अपील लेके खड़ा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है, तो गलती मेरी नहीं है, गलती डब्ल्यूटीओ की है। फिर तो हो क्या रहा है, डीएसबी काम कर रही है, फैसला देती है सारे केसों में, सारे केस काम पहुँच जाते हैं इस समय अपीलेट बोर्ड में, मामला अटक जाता है, तो कुछ काम कर ही नहीं पा रहा फिर पूरा सेटलमेंट, पूरी बॉडी काम नहीं कर पा रही शॉर्ट ऑफ फिर तो ये। तो डीएसएम जो यूनिकनेस थी डब्ल्यूटीओ की फेल हो गई है। दैट्स वाई सवाल उठाए जा रहे हैं कि डब्ल्यूटीओ 11 बचा भी है क्या नहीं। बात क्लियर है? अब दुनिया को फिर से खतरा हो रहा है, ट्रम्प फिर से आने वाले हैं। हालांकि जो बाइडन ने अपॉइंट नहीं किया, वो बात एक ही थी, अमेरिका के एंटी इंटरेस्ट में था तो अमेरिका उन्होंने अपॉइंट नहीं किया। तो ट्रम्प हो या बाइडन हो, सब एक से हैं वहाँ पर, कहने को दिखते हैं दो हैं, वो एक ही, वॉट एवर। समझ में आ रहा है हमको यहाँ पर ये? तो अपीलेट बॉडी काम नहीं कर पाई तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया से कंट्री कह रहे हैं कि यार कुछ ऑल्टरनेट लाया जाए, फिर इसका कुछ अपना मैकेनिज्म बनाते हैं हम लोग यहाँ पर, कुछ अपनी बॉडी बनाते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पर वो देखना पड़ेगा क्या बनता है। लेकिन डिस्कस होगा, डब्ल्यूटीओ की मीटिंग जो चल रही है राइट नाउ, उस पर डिस्कस होने वाला है ये कि क्या होगा नया मैकेनिज्म अपीलेट बॉडी के रिप्लेस करने वाला, रिप्लेस होगा क्या नहीं होगा, क्या अपीलेट बॉडी को फंडिंग मिल जाएगी, वॉट एवर। क्लियर हमको अपीलेट बॉडी कॉन्सेप्ट यहाँ पर? ये इसमें जो भी इंडिया केस हारेगा वो कहाँ जाएगा, अपीलेट बॉडी के पास। कोई भी केस हारा यहाँ जाता है, मामला अटक जाता है, लागू ही नहीं हो पाता वो। तो शॉर्ट ऑफ ये डीएसएम डेड हो चुका है, और यूनिकनेस डेड हो जाती है तो फिर बात उठता है 11 क्या है इस टॉपिक का, डब्ल्यूटीओ क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये चर्चा रहेगी इस पर, एक बार स्कैन कर लें हम लोग फटाफट यहाँ पर, ठीक है। तो ये डीएसएम या बोलते हैं हम लोग उसको डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म चल रहा है ये, ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ डीएसएम कंबाइंस अ बाइंडिंग टू टायर्ड प्रोसेस। टू टायर्ड मतलब एक बॉडी होती है डीएसबी, एक होती है अपीलेट बोर्ड, दो बॉडी हो गई अपने आप में ये, तो 2 टायर्ड हो गया अपने आप में ये। 19 से डिसफंक्शनल है, क्यों? क्योंकि इसने अपने 7 जजेस जो थे उसको खो दिया है, मतलब कुल मिलाकर उनकी पोस्टिंग नहीं हो रही है यहाँ पर। तो अमेरिका ने वीटो कर दिया अल्टीमेटली, और यहाँ पर नए मेंबर अपॉइंट नहीं हो रहे हैं अपीलेट बॉडी में, नए जज अपॉइंट नहीं होंगे तो मामला खत्म हो जाएगा। तो ये इशू चल रहा है इस समय, याद रखिए डीएसएम की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, इसके बाद कुछ और है, डीएसएम बता दिया मैंने आपको यहाँ पर, डीएसएम तो डीएसएम पहला उसको मैंने कहा था कंसल्टेशन, मैंने कहा था, या बायलैटरल डायलॉग उसे कहते हैं फॉर्मली कंसल्टेशन। फर्स्ट स्टेज इज कंसल्टेशन, और उन्होंने बायलैटरल डायलॉग कर लो भैया, बैठ के बात कर लो, कंसल्टेशन कर लो। तो ये यहाँ पर जो भी पार्टी होती है, कंप्लेनिंग पार्टी मस्ट बी रिक्वेस्ट टू कंसल्ट विद द डिफेंडिंग पार्टी, जो भी पार्टी है बैठ के बात कर लो यार, कंसल्ट कर लो, दैट्स इट। तो पहला स्टेज होता है कंसल्टेशन का,
अनदर स्टेज डीएसपी पैनल बनाते हैं हम लोग यहाँ पर, बॉडी का पार्ट बनता है ये, तो बनती है डीएसबी, डिस्प्यूट्स एंड बॉडी बनती है फिर आपकी यहाँ पर, इसमें एक एक्सपर्ट बैठे होते हैं, सुनवाई करता है ये, और फिर मामला जाता है कहाँ पर, वो अपीलेट बॉडी के पास। हो पाएगा टॉपिक तैयार? चलिए, एक इंपॉर्टेंट बात है जो अपीलेट बॉडी का पार्ट है वो देख लेते हैं एक बार हम लोग। अपीलेट बॉडी, अपीलेट बॉडी लिसन, तो आर्टिकल 17 ऑफ WTO एक्ट कहता है अपीलेट बॉडी बनेगी हमारे यहाँ पर, 7 पर्सन्स होंगे यहाँ पर अपीलेट बॉडी के अंदर, 7 जज होंगे, कोरम होगा 3 का यहाँ पर, 4 साल का कार्यकाल होता है हर किसी जज का, 7 जजेस 4 ईयर टर्म्स, तो 4 ईयर टर्म्स होता है, याद रखिए इनकी बातों का, बाकी कुछ खास नहीं है। हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा में है, अपीलेट बॉडी वहाँ बैठती है। ये है WTO पर चर्चा आपके साथ, काम का रहेगा टॉपिक, डिस्कशन हो रहा है इस समय पैरेलल में, मीटिंग चल रही है WTO की, आबू धाबी समिट चल रहा है इस समय, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 13, क्वेश्चन जरूर बनेगा UPSC का वहाँ से, जो भी डिस्कशन वहाँ होगा इस समय क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके लिए। कौन सी है? रीअपॉइंट, ऐसा कोई लिखा तो नहीं है इसमें कहीं यार, बट प्रोसेस हो सकता है, इसमें लिखा नहीं है कहीं भी, लेकिन ये भी नहीं लिखा कि ये पॉइंट नहीं हो सकते हैं, नहीं लिखा तो मतलब हो सकते हैं, कुल मिलाकर होता है ना, ये लिखा गया कि आप रीपॉइंट नहीं हो सकते हैं, तो मना जाएगा हो सकते हैं फिर ये। चलिए, दैट्स इट, काफ़ी रहेगा हमारा चर्चा WTO की। 12 था इसके, हम लोग बात करते हैं इसके 12 था। मैं आज क्लास को रोकता हूँ अपनी यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा अपने क्लास को जल्दी करना है मुझे, अगला क्लास भी मेरा आज थोड़ा जल्दी है, एक्चुअली मैं कल क्लास नहीं हो पाया था, वो तो आज हमको लेना है, तो रोकते हैं क्लास को हम लोग अपनी, ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे आपके साथ। कल आपका क्या रहेगा? टेस्ट है ना, एक ईयर बुक टेस्ट होगा कल आपका, चैप्टर 2 and 3, दैट मीन्स लैंड एंड इंडिया एंड जो पार्ट है आपका नेशनल सिंबल्स का, इजी चैप्टर है यार वो, तो क्या टेस्ट लूँ उसका, ले लूँगा, लेकिन ठीक है तैयार करके आ जाइएगा आप लोग। चैप्टर 2 and 3 आपके जो हैं इंडिया बुक 23 के आपके, और कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे फरवरी के MCQ आपके साथ डिस्कस करूंगा, मैं टेस्ट नहीं लूँगा, डिस्कस करूंगा फरवरी MCQ, जैसे फरवरी करंट अफेयर्स भी स्कैन हो जाएगा एक बार अपना, ठीक है। चले, थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑनलाइन। नोट्स बेटा मिलेंगे आपको कब? टॉपिक खत्म हो जाए इकोनॉमी का, बताया था स्टार्टिंग मैंने, इकोनॉमी टॉपिक पूरा खत्म होगा, उसके बाद इकोनॉमी के नोट्स मिलेंगे पूरे। अच्छा, एक कल कहा बच्चों ने ग्रुप बना दीजिएगा, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए आप लोग को यार कोई, ठीक है, उसका लिंक हम क्लास में देंगे यहाँ पर, मैं नंबर है मुझे जोड़ लेना, बस एक काम करना, कोई भी ग्रुप बना देना, एक कोई बना देना, उसमें जोड़ देना, और जो भी लोग हैं वो नंबर मुझे व्हाट्सएप कर देना अपने, जिससे हम लोग उस ग्रुप में जोड़ पाएँ आपको, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन बच्चे हैं, ऑनलाइन 2 जगह चल रहा है पैरेलल प्रोग्राम, ये प्रोग्राम कहाँ चल रहा है? 4-5 जगह चल रहा है इस समय, मतलब आपके यहाँ चल रहा है एक ऑनलाइन में, एक पार्टी ऑनलाइन, 2 पार्टी ऑनलाइन में है, वहाँ चल रहा है ये, और शाम का एक बैच चलता है मेरा, सेम बैच चलता है, तो वहाँ भी एक उनको भी चलना है, तो सेम उनको भी जोड़ लूँगा मैं, तो सब जुड़ जाएंगे एक जगह तो ठीक रहेगा, वरना सबको अलग फाइल सेंड करनी पड़ेगी मुझे, तो एक काम करूँ मैं बना दूँगा, ठीक है, अच्छा रहेगा। आप सब लोग क्या कीजिएगा, आप लोग, मैं आपको लिंक कहाँ दूँगा इसमें, QR कोड पर जनरेट कर दूँगा मैं ना, मैं यहाँ से आपको स्क्रीन दिखा दूँगा QR कोड, उसका आप स्कैन कर लेना, ज्वाइन कर लेना ग्रुप पर, ना बेस्ट रहेगा। तो मैं कल क्रिएट करके QR कोड दे दूँगा आपको स्क्रीन पर, उसका आप स्कैन कर लेना, ठीक है। तो उसमें आप लोग कनेक्ट रहेंगे वहाँ पर, अभी बच्चे क्वेश्चन भेज रहे हैं, अलग आते हैं यार, आप लिखते भी नहीं है कि कौन से बैच के लिख दिया करो, मैं बोल दूँ कि मैं कल पढ़ा दूँगा क्लास में, आपने लिख दिया, सब क्वेश्चन ही है, अब किस बैच के तो लिख दिया करो यार, मैं 12 बैच लेता हूँ दिन भर में, तो किस बैच के यार लिख दो, कैप 24 लिख दिया उस पर आपने एटलीस्ट, तो लिखा कैप 24 याद है, कैप 24 के स्टूडेंट हैं, तो क्वेश्चन आसान रहता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू ऑल।